नमस्ते आप सभी को ना। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। आज हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे ना, देखो ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये अपना एपीयू मेंस का मतलब एपीयू का और साथ में आरजीएस का भी, क्योंकि आरजीएस की भी वैकेंसी आ गई, पहले तो नहीं आ रखी थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कोर्स को डिजाइन किया हूँ। मैं आपको थोड़ा आज बता दूंगा, उसके बाद अपनी क्लास होगी और पहला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये जो इंडेक्स है ना, ये मैं हमेशा बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा एक्चुअली में अब ये जो अपना जो भी वीडियो होगा, लेक्चर होगा, इसमें आगे होगा क्या। देखो एपीयू का जो मेंस का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। आपका मेंस का रिजल्ट, सॉरी आपका एपीयू प्री का रिजल्ट भी आ चुका है ना, मतलब 2700 कुछ लोग पास किए, मतलब मान लो 3000 लोगों को पास किया ऑलमोस्ट ना, और ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप देखो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गई है, अगर आप थोड़ी सी सही डायरेक्शन में सही तैयारी करो, आप मतलब अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर जो आरजीएस का प्री का आपका जो सिलेबस है उसको देखेंगे, आरजीएस मेंस का थोड़ा बहुत देखेंगे, और जो एडीजी का जो सिलेबस है उसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे कि मतलब कहाँ अपना सिलेबस मतलब आपस में जो कॉमन है उसको देख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, कंप्लीट कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा, और फिर जो आज अपना टॉपिक है वो शुरू करेंगे ना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो नीचे लिख रखा है ना, इसको पढ़ के देख लो आप लोग ना, एक मिनट रुकना। ये देखो, ये पढ़ के देख लो। कुछ बच्चे क्या पूछते हैं मुझसे, मतलब क्रेडिबिलिटी के बारे में पूछते हैं कि सर आप कौन हो, क्या हो, हम क्यों विश्वास करें आप पे सब ना। तो देखो ऐसा तो आप सबको तो बहुत भी नहीं जानते हो ना, सबको तो ऐसा थोड़ी कि हम जानते हैं, लेकिन देखो फिर भी आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो कि मैं मतलब जेएनयू नई दिल्ली से पढ़ा हूँ। मैं कभी खुद के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, कभी नहीं बताता हूँ, बट ठीक है बच्चे पूछते तो मुझे थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, ठीक है। और मैं अभी जीएसटी मतलब सेंट्रल एक्साइज में लगा हूँ, जीएसटी के अंदर इंस्पेक्टर हूँ एसएससी के थ्रू। 2014 से लेकर 2021 तक मैंने एसएससी को कंटिन्यू निकाला है ना, वो भी मतलब ये मान लो कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इंग्लिश के ही दम पे उसको निकाला है पूरा। मतलब ये जो जर्नी थी ना, मतलब मैंने 2018 के बाद मैंने पढ़ना बंद कर दिया था, मैं ऐसे एग्जाम देता था तो मेरा पास हो जाता था, उसके बाद मैंने कभी ज्वाइन भी नहीं किया। मैंने 2016 में ज्वाइन कर लिया था सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, उसके बाद मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, मैं कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। ये जो जर्नी है ना, जो इतने टाइम मैंने एग्जाम दिया मैंने और भी कई एग्जाम दिए, तो इसमें मैंने यही सीखा है कि इसको कैसे पास करना है। स्पेशली मैंने ना इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस रखा है, मेरे मतलब जितनी भी चीज़ें उन सब में ना, इसलिए एग्जाम भी ऐसा ही चूज किया जहाँ मैं इजीली मेरे को एक जॉब मिल जाए ठीक ठाक, और वो इंग्लिश के दम पे ना। तो मुझे पता है क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट है कि मुझे पता चलता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो किस दिशा में पूछेगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, टेंस में क्या पूछेगा, मॉडल में क्या पूछेगा, वॉइस में क्या पूछेगा, नरेशन में क्या पूछेगा, किस टाइप के क्वेश्चन वो फ्रेम करेगा उसको लेके ना। फिर दूसरी बात मैंने क्या किया, मैं आपको सच बताता हूँ सब कुछ, मैंने आरपीएससी के जितने पेपर थे ना पुराने, उनको बहुत ही मैंने थोरोली उनको रीड किया, उनको अंदर तक देखा कि वास्तव में आरपीएससी क्या पूछती है, किसी टॉपिक को लेके क्या पूछती है, किस टाइप के साइनो पूछती है, कैसे एंटो पूछती है, कैसे वन वर्ड पूछती है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ आरपीएससी वन वर्ड किस टाइप के पूछती है। आप मेरे से आज पूछ लो, मैं आपको आज बता दूं, आरपीएससी पर्सनैलिटी से बेस वन वर्ड पूछती है ना। ये मैंने बहुत उसको डीपली उसको देखा, बार बार देखा। जैसे आपके ना एपीओ के प्री में भी आया था पॉलीग्लोट, पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस ना, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीग्लोट। आपके एपीओ के प्री में क्वेश्चन आया था। आरपीसी ज्यादा पर्सनैलिटी से रिलेटेड वन वर्ड पूछती है, ये बात मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी क्लासें मिलेगी आपको आरएस के लिए ना। पहले मैं आरएस के लिए ही पढ़ा रहा था मेनली, लेकिन चलो आपका सिलेबस सेम है तो मैंने इसके लिए भी पढ़ाना शुरू किया कि ठीक है सेम ही चीजें हैं तो बच्चों को फायदा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको शुरू किया। वरना आरएस के अंदर अभी मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस मार्केट में, मान लो मैं पिछले 1-1.5 साल से ही ज़्यादा एक्टिव हूँ, और अभी सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे पास आ रहे हैं इसके, सबसे ज़्यादा मेरे पेड कोर्स में अभी जयपुर में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो पीछे एक मेहनत है, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, 1.5 साल से लगा हुआ हूँ, बच्चों से इतना इंटरेक्शन है मेरा, इतने फ़ोन आते हैं, सबको हैंडल करता हूँ और करता हूँ, बच्चों का एक बहुत बड़ा भरोसा है मेरे ऊपर। दूसरी बात ये कि आप ना अपना एक यूट्यूब चैनल है कनेक्ट सिविल्स नाम से, ठीक है, जहाँ मैं आरएस के लिए क्लासेस लेता हूँ, अपना नियोन सर का है, और नियोन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, देखो उनका बहुत बड़ा योगदान है ना, वही इसी फील्ड में मेरे को लेके आए कि सर आप पढ़ाओ ये वो सब, ठीक है। तो उनका बहुत बहुत मतलब थैंक्स है मेरी तरफ से। तो आप कनेक्ट सिविल के यूट्यूब चैनल पे जाना, उसमें प्ले लिस्ट मिलेगी आपको, उस प्ले लिस्ट में जाना, उस प्ले लिस्ट में मेरे वीडियोस पढ़े, आप उनके ऊपर व्यूज़ देखना, ठीक है। आप उसके नीचे कमेंट देखना, सारे बहुत जेन्युइन कमेंट है, जेन्युइन व्यूज़ है, बिल्कुल ऐसा मतलब इतना था ही नहीं कि उसके ऊपर कुछ पेड कर लें ये कर लें। और आप कमेंट भी पढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगा सब जेन्युइन कमेंट है, ठीक है। तो मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने हमेशा बच्चों का बहुत साथ दिया, और मतलब बच्चों ने भी उसके मतलब मेरे को बहुत ऐसे कहा कि हाँ सर आपकी वजह से काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, सिलेक्शन होना नहीं होना, नंबर आना नहीं होना, वो तो सब देखो आप बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके लिए ना, आपका दिन कैसा है, लक कैसा है। बट मैंने मेरी तरफ से कभी मेरे जीवन में बच्चों के प्रति कोई कमी नहीं छोड़ी, पढ़ाने में या किसी भी चीज़ में। जो कुछ बच्चों ने बोला ना मेरे को, बच्चे ने कभी ये कहा कि सर एक साथ मतलब कुछ भी बच्चे बोलते हैं कि सर इसकी पीडीएफ दे दो, ये ऐसे कर दो, ये दे दो, मैंने हमेशा उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। और देखो ये इंटरेस्ट भी मेरा क्यों जगह इंग्लिश के अंदर, मैं आपको बताता हूँ
कि वहाँ जेएनयू में क्या होता था ना, वहाँ एक मतलब हॉस्टल में रहते थे हम सब, और वहाँ पे क्या एक मतलब मैस होता है खाना खाने के लिए। वहाँ पे क्या होता है कि सुबह सुबह जब ब्रेकफास्ट करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर लगे होते थे, एक स्टैंड होता था न्यूज़पेपर का प्रॉपर, उसके ऊपर न्यूज़पेपर लगे होते थे। तो मैं वहाँ जाता सुबह सुबह, मैं जब चाय वाय पीता रहता ना, तो बच्चे सब चाय पीते रहते और करते रहते अपना ब्रेकफास्ट खाते, मैं उस न्यूज़पेपर के पास चला जाता और वहाँ खड़े खड़े चाय पीता। ये धीरे धीरे करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरी आदत बन गई। और वहाँ पे वो द हिंदू न्यूज़पेपर लगा होता था, इंडियन एक्सप्रेस लगा होता था, मैं उस द हिंदू को पढ़ना शुरू कर दिया। और आपको पता है कॉलेजेस में कोई ज़्यादा क्लासें जाते भी नहीं और क्लासें होती भी लेट ही है। और जेएनयू इतनी अच्छी संस्था है कि वहाँ ऐसा नहीं है कि 8-8 10-10 घंटे क्लासें लगती है, मतलब लेट होती है और 1-2 क्लास ही होती है, इतने ही लेक्चर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट जगता गया, मैं उसको पढ़ता गया, मुझे मतलब मैंने कंटिन्यू उसको 2-3 साल तक पढ़ा, मुझे इतना अच्छा लगता। बस ये आप चाहे कमी मान लो चाहे अच्छा ही मान लो, कुछ भी मान लो, कि मैंने उसको सिर्फ इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ा, वरना क्या पता कोई और एग्जाम देता, मैं भी कुछ IAS वाइस का देता, मतलब इतना पढ़ा भी था, लेकिन मैंने उसको इंग्लिश के ही पर्सपेक्टिव से पढ़ा, उसी को सीखा और उसी में ही आगे मतलब मैंने मतलब ठीक है मैं नौकरी लगा, उसके बाद मैंने बच्चों की मदद करने का सोचा, जो भी सोचा, पढ़ाने का सोचा, सब कुछ किया, ठीक है। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, ये बस मैं आज ही बोलूँगा, आज के बाद आपको कभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप बाकी आप देख लेना। अब उसके बाद देखो, ये APU का कोर्स है, ये अपनी इंडेक्स है अपने, मैं आपको ऐसे ऐसे सब कुछ समझाऊंगा अभी। आप ना सबसे पहले एक काम जरूर करना, एक ये जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो पर्टिकुलरली इसके ऊपर ये वैसे कलर ये ग्रीन है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर है, बट ये आपको थोड़ा ब्लैक दिखेगा क्योंकि वो क्रोमा कट हो जाता है ना, इस वजह से ये ग्रीन सा कलर है थोड़ा सा। और ये देखो आपको क्या सर्च करना है, RJS इंग्लिश बाय अभिषेक, है ना, ये सर्च कर लेना। वरना आप क्या सर्च कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे जाना, खुद का टेलीग्राम खोलना, उसके ऊपर जो सर्च का ऑप्शन आता है ना, उसमें सर्च करना आप क्या, @RJS इंग्लिश, बस इतना लिख देना, @RJS इंग्लिश, वो मेरा ही चैनल आएगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे, उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, मेरे से कुछ भी करना हो, तो ये मेरे फ़ोन नंबर है, आप ये नोट कर लो ना, देखो 7849891821, ठीक है। आप ये नंबर नोट कर लो, आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। मैं आपकी ये जो जितनी भी जर्नी है ना, RJS प्री की, RJS मेंस की और APU मेंस की, मैं आपकी बहुत मदद करूंगा, ये पक्की बात है। आप इस ज्वाइन कर लो। अब जो कुछ बोलोगे कि सर ये दे दो, ये प्रोवाइड करवा दो, यहाँ मदद कर दो, ये मुझे समझ नहीं आता, मैं हर तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो टेलीग्राम चैनल की बात होगी और ये फ़ोन नंबर हो गए। आप ये फ़ोन नंबर नोट कर लो, सेव कर लो अपने फ़ोन में। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश से रिलेटेड, आप मुझे फ़ोन कर लेना और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ जितनी भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी क्लासेस की और की, आपको सब यहाँ मिलती रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, देखो उसके बाद ना ये जो सिलेबस लिखा है ना, ये APU मेंस का है, मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट आपको फिर एक बार बताता हूँ। देखो ये APU मेंस का सिलेबस है, सीधा सीधा इसमें क्या लिखा है, 50 नंबर, 50 नंबर की तो सीधी सीधी इंग्लिश आएगी। कितनी आएगी, इंग्लिश आएगी, ठीक है सर। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, क्या लिखी है, 6 नंबर पॉइंट देखो, हिंदी में क्या लिखा है, दिए गए अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, यानी कि इंग्लिश के जो वाक्य होंगे, यानी इंग्लिश टू हिंदी आपको करना होगा। क्या करना होगा, इंग्लिश टू हिंदी। देखो यहाँ कोई भी पर्टिकुलर नंबर नहीं फिक्स है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, क्या है क्या नहीं है ना, सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ, इसको 10 नंबर का मान के चलता हूँ, क्योंकि RS में ऐसा ही होता है, RPSC ऐसा ही करती है, तो उस ट्रेंड को थोड़ा सा मान सकते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं कि ऐसा होगा। अगर 5 सेंटेंस भी पूछेगी तो 10 नंबर के होंगे, वरना एक पैराग्राफ पूछेगा तो भी 10 नंबर का होगा। तो ऐसा ही करता है वो RS में, तो मोस्टली ऐसा ही फॉलो करेगा यहाँ भी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी वैसा ही सेम टू सेम है ना आपका। तो 10 नंबर का तो ये मानते हैं, 50 का ही, यानी कि आपके 60 नंबर की इंग्लिश, और टोटल पेपर कितना नंबर आपका, 400 नंबर का, यानी कि आपका इंग्लिश का वेटेज देखो ना, तो कितना 15% है, ठीक है। 15% बहुत ज्यादा होता है, 15%। इवन मैं आपको बताऊं RS के मेंस में भी नहीं, इंग्लिश का RS के मेंस में, RS मेंस कितने नंबर का होता है, 800 नंबर का, और इंग्लिश कितने नंबर की है वहां, 80 नंबर की। चलो वहां भी 10 नंबर का अगर हिंदी वाला और जोड़ लो तो इंग्लिश कितने नंबर की हुई, 90 नंबर की। मतलब 1-2 नंबर परिभाषिक शब्दावली के भी जोड़ लो तो इंग्लिश कितने नंबर की हुई, हाईएस्ट टू हाईएस्ट 95 नंबर की। वो भी कितना परसेंटेज है, मात्र 12 से 12.5% के बीच है। आपका वेटेज बहुत ज्यादा है, आपका वेटेज कितना है, 15% है। आपको अभी ये नहीं फील होगा, लेकिन इसका इतना बड़ा रोल ये प्ले करेगा ना इंग्लिश आपकी इस APU मेंस के सिलेक्शन में, आप सोच नहीं सकते हो। यहाँ जो 15% में जो लीड लेगा ना, वो ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट हो जाएगा, आप देखना। और कट ऑफ नहीं गई है ज्यादा, आप थोड़ी सी तैयारी करो, आपका सिलेक्शन जरूर निकलेगा। आप जुड़े रहो मेरे से इस इंग्लिश के लिए, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद देखो छोटे छोटे टॉपिक है, ये देखो टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, इनके अंदर क्या करना होता है ना, मेन से रिलेटेड वो सब कुछ सीखना होगा। मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको ना पहले 2 टॉपिक की बात बताता हूं आपको, वॉइस और नरेशन की। बच्चे पता है इसमें क्या सीख लेते हैं, बच्चे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन को सोच लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करना आएगा। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है, बच्चे सोचते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना आएगा, पैसिव से एक्टिव बनाना आएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना आएगा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना आएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है। वहां पे सिर्फ क्या करना है आपको, उसके अंदर एक एरर होगी, यानी कि सेंटेंस का 90% पार्ट बिल्कुल सही होगा,
10% पार्ट में कोई एरर होगी, वो एरर आपको फाइंड आउट करनी है और सेंटेंस को दोबारा से रीराइट करना है वहां पे सही से लिख के, ठीक है, ये करना है। इसलिए अपने को पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें सीखनी होगी, वरना इतना नंबर लाना इसमें आसान नहीं है। और जो बच्चा सही से सीख लेगा ना वो खूब अच्छे नंबर लेके आएगा इसमें। अगर देखो 60 नंबर का है ना, और मैं आपको बताऊं आप बहुत इजीली बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हो, मैं बताऊंगा कहां कहां आप कैसे नंबर ला सकते हो, ठीक है। फिर देखो डिटरमिनर है, छोटा सा पार्ट है, प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है, वर्ब ये कंफ्यूजिंग वर्ड है और मॉडल है। देखो एपीओ मेंस के सिलेबस में सबसे अच्छी बात क्या है, आपके वोकैब नहीं है ना, वोकैब नहीं है तो टेंशन खत्म हो गई एक बार के लिए, बहुत मोटी मोटी टेंशन, क्योंकि वोकैब बहुत बड़ी है। ग्रामर का पार्ट आपको लगता है ग्रामर आप 15-20 दिन में सीख सकते हो इन टॉपिक को, और अच्छे खासे सीख सकते हो, और एक एक टॉपिक पर 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, आपका सवाल गलत नहीं होगा उसके बाद, ठीक है। लेकिन वोकैब एक ऐसा पार्ट है, वो बहुत बड़ा पार्ट है, वो उसको बहुत टाइम लगता है तैयार करने में, बहुत ज्यादा वर्ड याद करने पड़ते हैं, फिर भी मतलब बहुत मुश्किल होता है कि वहां वर्ड आपको मिल जाए वैसा। तो वोकैब नहीं है तो आपकी टेंशन वैसे ही कम होगी। आधी तैयारी करनी है आपको आरएस से, आरएस के अंदर बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, यहाँ आधी तैयारी करनी है। उसके बाद देखो उसके बाद क्या लिखा पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट बी में क्या लिखा है, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी और ट्रांसलेशन। अब देखो इस सिलेबस में एक छोटी सी प्रॉब्लम है क्या, कि देखो यहां तो 3 पार्ट लिखे हैं, कॉम्प्रिहेंशन ठीक है सर, प्रेसी ठीक है सर, और तीसरा क्या लिखा है ट्रांसलेशन। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, ठीक है ना, ठीक है सही है, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखो लेकिन ये जो नीचे 2 पॉइंट बना रखे ना, ये देखो नीचे 2 पॉइंट है, इनमें कहीं भी प्रेसी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, नहीं किया ना, तो हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कि आरएस का जो सिलेबस जब इन्होंने कॉपी किया होगा ना, तो आरएस के पार्ट बी में क्या होता है प्रेसी होती है, तो इन्होंने ये ऊपर वाला तो गलती से इनसे हो गया होगा, लेकिन नीचे इन्होंने प्रेसी के बारे में फिर नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, अब जो कुछ भी है, जो हुआ नहीं हुआ, हम प्रेसी पढ़ के जाएंगे। क्या पता बाई चांस 1% चांस हमसे प्रेसी पूछ ले, तो हम प्रेसी पूरी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, प्रेसी की प्रैक्टिस करके जाएंगे। लेकिन मेन फोकस इन 2 पार्ट पे तो बहुत अच्छा रखेंगे, किस पे, ट्रांसलेशन पे और कॉम्प्रिहेंशन पे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एपीओ मेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर देखो लास्ट तीसरा पार्ट कौन है, लेटर, रिपोर्ट या फिर नोटिस। अब देखो मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है ना कि ये पार्ट 20 नंबर का होगा, कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का। आरएस में भी ऐसा ही होता है, 20 नंबर का होता है पार्ट है, ये भी 20 नंबर का होगा। क्यों, देखो 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ जाएगा और 10 नंबर के ट्रांसलेशन आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। और ये पार्ट भी कितने नंबर का हो जाएगा, ये देखो ये 10 नंबर का, 10 नंबर का 20 नंबर, और ये पार्ट कितने नंबर का हो जाएगा 10 नंबर का, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मैं पक्का नहीं कर रहा हूं क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर भी देखो कोई बात नहीं, जो भी अपने मान रहे हैं हम तैयारी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब इसमें 3 चीजें लिखिए, लेटर है या फिर रिपोर्ट है, यानी कि लेटर या रिपोर्ट में से एक चीज आएगी। अब नोटिस इनके साथ है या फिर नहीं है अभी वो क्लियर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम नोटिस को भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। यानी कि इसमें जो कुछ लिखा है ना, इन्होंने अगर एक ऐसी बिंदी भी बना के छोड़ दी तो हम उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि क्या पता है क्या है, पूछ ले, क्योंकि लिखा हुआ है तो पूछ ले, तो हम चैलेंज नहीं कर सकते उनको कि भाई आपने क्यों पूछा, ये तो सिलेबस में नहीं था, कहीं ना कहीं लिखा है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये इतनी सी बात मैंने क्यों समझाई आपको, यही समझाने के लिए कि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 50 ये और 10 वहाँ, कितने हो गए 60, कितना हो गया परसेंटेज 15। आरएस से भी ज़्यादा है, इतना आरएस के मेंस में भी नहीं है, मैंने आपको यही बात बतानी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके इस सिलेबस में वोकैब नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन है जो खत्म हो गई। चौथी आपको एक बात बताता हूँ क्या, कि आरएस मेंस के सिलेबस में 2 टॉपिक और होते हैं, कौन से, एक तो होता है पैराग्राफ और एक होता है इलेबोरेशन, वो दोनों भी नहीं है, वरना वो दोनों भी आपको 200-200 वर्ड में लिखने पड़ते हैं, और वो भी लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि देखो पैराग्राफ लिखना और इलेबोरेशन लिखना बच्चे को सिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो इतनी यहाँ पे नहीं है। यानी कि कुल मिला के देखो आप ये जो 60 नंबर का है ना, 60 नंबर का, आप इसमें बहुत इजीली नंबर ला सकते हो। क्यों, क्योंकि नंबर कटने की कहीं जगह नहीं है। अब ये लेटर है ना, ये लेटर 10 नंबर का आएगा, तो मान लो 5 नंबर का तो फॉर्मेट है, 1-2 नंबर आप अगर उसमें थोड़ी भी बॉडी में कुछ लिखोगे तो आपको मिलेंगे, यानी कि मतलब 7 नंबर आप यहाँ कवर कर सकते हो, है ना। 1 मिनट रुको, देखो क्या हुआ, मतलब 7 नंबर आप यहां ला सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी बात देखो, ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो अनसीन पैसेज लिखा है, ये चाहे चलो 10 नंबर का आए, जो भी आए कोई बात नहीं, लेकिन इसमें नंबर कटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। नंबर कटने की पॉसिबिलिटी क्यों कम होती है, क्योंकि एक पैसेज आपके सामने लिखा होता है और उसी में से आपको क्या करना है, आंसर ढूंढने हैं। क्वेश्चन दिए होंगे नीचे, उन क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें से आंसर ढूंढने और लिखने। इससे ईजी क्या हो सकता है, सोचो आपके लॉ में सोचो ना, उधर कितनी ज्यादा आपको चीजें याद रखनी पड़ती है, यहाँ कुछ याद नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि पैसेज तो लिखा मिलेगा आपके सामने है उसका आंसर, और उसी में से निकालना है आपको। तो हाँ, लेकिन इतनी बात मैं मानता हूं आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो इसलिए आपको वहां आंसर नहीं मिलते हैं। आपको रीडिंग की हैबिट नहीं होती है, आप उसको समझ नहीं पाते हो, आप उसको बार बार पढ़ते हो फिर भी उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हो। वो सब मैं सिखा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। फिर देखो ट्रांसलेशन, आप इसकी भी चिंता मत करो। इस ट्रांसलेशन को करने के लिए ना सिर्फ आप रूल को पढ़ के इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। ये ट्रांसलेट मुझे आपके साथ आपको बिठा के करवाने पड़ेंगे, मतलब जो भी अपने टेलीग्राम पे करेंगे या कहीं भी करेंगे ऐप पे, वो आपको करवाने पड़ेंगे। मुझे आपको लाइव दिखाना पड़ेगा कि इनको ऐसे ट्रांसलेट करना है। और दूसरी बात, इनमें
इनमें छोटी छोटी ट्रिक होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, वो आपको सिखानी पड़ेगी। वरना सिर्फ 10 सिखा दूं और मैं रूल पढ़ा दूं, आता है मुझे ट्रांसलेशन पढ़ाना बहुत अच्छे से कि ये रूल पढ़ लो, ये चीजें सीख लो, जो भी है 4, 5, 10 दिन की क्लास में आपको सिखा दो, आप नहीं सीख सकते उससे ना। आप देखो, जैसे मान लो मैं इस कमरे में बैठा बैठा आपको बताऊं कि आप गाड़ी चलाते तो मैं किस समय क्या करना, क्लिच दबाना, फिर 1 नंबर गियर लगाना, फिर 2 नंबर लगाना, और मैं आपके साथ चला ही नहीं रहा, मैं आपको बस कमरे में बैठा सिखा रहा हूं, आप नहीं सीख पाओगे। मैं आपके साथ मार्केट में खुद निकलूंगा, आपको चलाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, आपसे भी चलवाऊंगा, तभी आप गाड़ी चलाना सीखोगे ना। वही सेम बात क्या है कि मुझे आपको सामने, मुझे खुद को एक करके दिखाना पड़ेगा, मुझे खुद आपके सामने आपको प्रेसी लिख के दिखानी पड़ेगी कि हाँ ये पैसेज है, देखो इसकी प्रेसी मैं लिखता हूं, ऐसे लिखेंगे, अब इस सेंटेंस का ऐसे चेंज करेंगे, इसको ये करेंगे, ये हटाएंगे, ये जोड़ेंगे। वरना प्रेसी के रूल बताना तो मेरे लिए 15 मिनट का काम है। कोई भी टीचर आपको 20 मिनट में रूल बता देगा प्रेसी के कि अच्छा प्रेसी कैसे लिखनी होती है, प्रेसी ऐसे लिखनी होती है, एक टाइटल लिखना होता है, टाइटल ऐसा होना चाहिए, प्रेसी के अंदर एग्जांपल नहीं लिखने हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं डालना है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस नहीं लिखने हैं। उस सबसे प्रेसी नहीं लिखनी आती है बच्चे को, आपने उनको रूल बता दिया बच्चे को कि वही गाड़ी वाली सेम बात है कि क्लिच दबाना, 1 नंबर गियर लगाना, सामने कोई गाड़ी आ जाए तो हॉर्न बजा देना, ब्रेक लगा लेना, रेस कम देनी है, ब्रेकर आ जाए तो ब्रेक लगा लेना, उससे गाड़ी चलानी नहीं आती है ना। वही सेम चीज इसमें प्रेसी, जब तक मैं आपको 2, 4, 5 प्रेसी खुद आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा ना, इस मतलब लाइव आपको प्रेसी लिखनी नहीं आ सकती। आप कितने भी रूल पढ़ लो, रूल पढ़ने में लगते हैं 15 मिनट, लेकिन प्रेसी को लिखना सीखने में लगता है बहुत टाइम और बहुत जोर आता है उसको सीखने में, सिखाने में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सबसे कम से कम सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि मुझे खुद को लिखनी आनी चाहिए, है ना। मैं उसमें क्या है, अगर मान लो मैं आपको कोई भी डीपीपी दे दूं, मान लो कुछ भी, जैसे कहीं भी कुछ मिलता है कि आपको क्या एक पैसेज मिल गया, आपको बोल दिया इसकी प्रेसी लिखो, आपने लिख दी, या फिर टीचर ने अगले दिन क्या किया, आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया कि हाँ भाई ये सॉल्यूशन है, देख लो, और तुम्हारी प्रेसी से मिला लो, और किसी एक बच्चे की प्रेसी उठा के बोर्ड पे डिस्कस कर दी, उससे प्रेसी नहीं आती है। पहले मुझे खुद आपको प्रेसी लिख के दिखानी पड़ेगी, फिर आप धीरे धीरे सीखोगे। मैं आपका हाथ उठाऊंगा कि हाँ देखो अब ये उठाओ, अब ये काटो, अब ये करो, तब आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। तो ये भी हम कर लेंगे, और इसमें नंबर लाए जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है प्रेसी के अंदर भी, क्योंकि प्रेसी बहुत सिंपल चीज है। आप एक बार सोच के देखो, आपके सामने 180 वर्ड लिखे हुए हैं और उसमें से आपको कितने वर्ड निकालने हैं, 60 ही तो वर्ड निकालने ना, यानी कि 3 लाइनों की 1 लाइन बनानी है, 3 लाइनों की 1 लाइन बनानी है। इसको कैसे करना है, क्या करना है, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको। इसकी एक ट्रिक होती है इसको भी करने की कि कैसे निकालना है, वरना आप पूरा पैसेज को पढ़ लो, जो एक क्या होता है फॉर्मल वे, क्या होता है कि यू विल रीड द पैसेज एंड देन यू विल राइट द प्रेसी, और आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करोगे, नहीं लिखी जाएगी। मानो मेरी बात, मुझे है इतना एक्सपीरियंस, मुझे पता है, मैं इतने बच्चों को डील करता हूं, हैंडल करता हूं, और इसके अंदर बहुत ज्यादा बच्चे मेरे पास, सबको डील करता हूं, सबको देखता हूं। इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे नहीं लिख पाते अच्छे से प्रेसी, प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा है अब तक, उन्होंने एक पैसेज देखा और एक टीचर ने क्या किया, उसका एक सॉल्यूशन दे दिया प्रेसी का। क्या टीचर खुद लिख पा रहा है क्या टीचर खुद लिख के दिखा रहा है क्या आपको एक अच्छी सी प्रेसी? नहीं लिख के दिखा रहा, बच्चा कैसे सीखेगा? टीचर खुद लिखेगा, जगह जगह अटकेगा, बच्चे को बताएगा कि हाँ यार अब इसको काटो, इसको लिखो, तभी तो बच्चा सीखेगा ना। तो ये मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अनसीन पैसेज हो गया, ईजी है, प्रेसी ईजी है, क्यों? क्योंकि आंसर आपके सामने है। लेटर मेरी गारंटी है, लेटर की मेरी इतनी जिम्मेदारी आपके लिए ना, मैं आपको कह रहा हूं आप ढूंढ के लिखोगे लेटर। अगर इस पूरे सिलेबस में आप कोई चीज जो सबसे बेस्ट करके आओगे ना, वो लेटर लिख के आओगे। आप ढूंढोगे कि लेटर कहाँ है। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने आरएस में पढ़ाना शुरू किया था ना, मैंने उस दिन पहली क्लास जब लेटर की ली थी, तो मैंने बच्चों को बताया था लेटर 5 मिनट में लिख सकते हो आप। कितने मिनट में लिख सकते हो? 5 मिनट में, और इससे ज्यादा टाइम लेटर को देना भी नहीं है। तो बच्चों का ऐसा, क्योंकि बच्चों ने ये बात पहले कभी सुनी नहीं थी ना, तो उनको लगा ऐसे थोड़ी होता 5 मिनट में। लेकिन अब जब मैंने पिछली बार मेंस की क्लासें ली, मैंने पढ़ाया बच्चों को, अब जो बच्चे सच में 5 मिनट में लिख के आए ना, तो उन्हें लगा कि यार सर ने सही बात कही थी। वरना हमें क्या लगता था, लेटर लिखने में तो 15-20 मिनट लगेंगे, ये वो ऐसे, लेकिन 5 ही मिनट लगेंगे, मैं आपको आज बता दूं। और ये मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूं, आप जिस दिन मेरे साथ पूरा सिलेबस खत्म करोगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद कहोगे मुझे कि हाँ सर वास्तव में 5 ही मिनट लगते हैं, 5 मिनट से ऊपर का मैटर है ही नहीं इसमें, ये 5 ही मिनट का खेल है। 5 मिनट में ज्यादा बता रहा हूं, आप उससे भी पहले लिखोगे। लेकिन देखो, अगर आप दिमाग में ऐसी लिमिटेशन बना लोगे ना कि इट विल टेक द 20 मिनट्स और 25 मिनट्स, देन इट विल श्योरली टेक 25 मिनट्स, है ना, वो इट विल टेक इवन 30 मिनट्स, वो लेगा उससे ज्यादा समय। बट आप अपने दिमाग में सोचो, मेरी बात मानो और इसको मानो कि क्या, कि 5 मिनट का काम है बस। आप जिस दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया ना कि 5 मिनट का है, वो 5 मिनट में इसको लिखेगा। हाँ, उसको लिखना कैसे है, 5 मिनट तक के टाइम में कैसे जाना है, वो मेरी जिम्मेदारी, वो सब मेरे पे छोड़ दो। आप तो बस इतना स्वीकार कर लो कि 5 मिनट में लिखना है, और 5 मिनट में लिखा जाएगा, और बेस्ट लिख के आएंगे, सिखाऊंगा मैं, मेरा काम है, ठीक है। तो लेटर भी हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। रिपोर्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट मैं आपको नहीं कहूंगा रिपोर्ट आप लिखना, क्योंकि देखो रिपोर्ट वैसे भी इसके साथ और में, और मतलब अथवा में ना, और में है, आइदर यू विल हैव टू राइट लेटर और रिपोर्ट। तो रिपोर्ट को तो छोड़ दो, पढ़ा दूंगा वो एक अलग चीज है, बट रिपोर्ट को अपने दिमाग में नहीं रखना, नोटिस को सीख लेंगे, ठीक है, सीखेंगे सब कुछ ही।
अब देखो, अब क्या बच गया, अब ये इतना पार्ट हो गया। अब देखो टेंस, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है और प्रीपोजिशन है, डिटरमिनर है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब हम याद करेंगे, आपके सिलेबस में वोकैब नहीं है, बट फ्रेजल वर्ब हमें थोड़ी याद करनी पड़ेगी, ठीक है सर। और देखो फ्रेजल वर्ब के साथ आपको क्या याद करने पड़ेगा, कंफ्यूजिंग वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। मैं थोड़ी आपकी हेल्प करूंगा पूरी उनको याद करवाने में, बट कंफ्यूजिंग वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं है, मतलब 200 ही कंफ्यूजिंग वर्ड है मोस्टली, उनके अंदर से ही आ जाएगा, आप चिंता मत करो। ऐसा नहीं है कि पता नहीं कितने अनलिमिटेड है, कितने याद करने पड़ेंगे, नहीं, 200 कंफ्यूजिंग वर्ड है, आपको वो ही याद करने, उसी में से आएगा, ठीक है, आप चिंता मत करो उसकी। फिर देखो मॉडल, मॉडल पता है, आप देखना, आप आरएस का सिलेबस देखना, किसका, आरएस मेंस का। जितना मॉडल आपके यहाँ लिखा हुआ है ना, जितना क्लियरली कि क्या क्या लिखा है, देखो ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोहिबिशन, इंटेंशन, कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट एंड कंसेशन, ये आरएस में नहीं लिखा हुआ है, पता आपको। आरएस में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, मॉडल, बस इतना ही लिखा हुआ है आरएस में, मॉडल, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपके सिलेबस में देखो इसको कितना ज्यादा इलेबोरेट किया है कि ये चीजें होंगी। आप अब इन चीजों को ना रिलेट करके सोचो, ये सब आपके जीवन में काम आने वाली चीजें, क्योंकि आप एपीओ बाई लॉयर में, जुडिशरी में क्या होता है कि आपने कोई क्राइम किया तो क्यों किया, क्या ऑब्लिगेशन थी, क्या मजबूरी थी आपकी, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपके सामने गरीब आदमी, उसकी क्या मजबूरी, उसको समझो, है ना, परमिशन है, क्योंकि देखो आपको क्या मिलेंगे, जजमेंट मिलेंगे बहुत बड़े बड़े, जो भी आपके लॉ में होता है, जो लिखा हुआ है, उन सब में जो लैंग्वेज होती है। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आरएस की या बाकी एग्जाम की बात नहीं कर रहा, लॉ के बच्चे के लिए लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल ही भाषा का है, सारा खेल किसका है, भाषा का है। एक शब्द इधर से उधर हो गया ना, उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे कुछ भी मान लो ना, जैसे मान लो कि वो जैसे कोई किसी का भी नाम है, मान लो XYZ, कोई भी नाम है, जैसे मान लो मैं ऐसे ही लिख देता हूं आपके लिए कि जैसे मान लो कि अशोक वॉज अरेस्टेड, एक तो लिखा है अशोक वॉज अरेस्टेड और एक लिखा है अशोक अरेस्टेड। एक क्या लिखा है, अशोक, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा ऊपर से साफ करता हूं ना बोर्ड, तब आपको थोड़ा सही से दिखेगा, ठीक है। एक लिखा है, देखो आपको दिख तो रहा है ना बिल्कुल सही क्लियरली, और यार ठीक है, हाँ, एक तो लिखा है देखो अशोक वॉज अरेस्टेड, ठीक है, और एक लिखा है अशोक अरेस्टेड, ठीक है। दोनों सेंटेंस में देखो छोटा सा डिफरेंस है, किस बात का, वॉज का, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग कितना बदल गया। देखो अशोक वॉज अरेस्टेड में ना, इसका मतलब है अशोक को अरेस्ट किया गया था। इट मींस दैट अशोक वॉज ए क्रिमिनल, अशोक वॉज ए थीफ, अशोक वॉज ए क्रिमिनल। ये अशोक यहाँ क्रिमिनल है, ठीक है। कैसे पता चला, इस वॉज से। नीचे वाला देखो अशोक अरेस्टेड, यानी कि अशोक ने किसी को अरेस्ट किया। इट मींस दैट अशोक इज ए पुलिस ऑफिसर, ये अशोक पुलिस ऑफिसर है, ये क्या है, ये पुलिस में है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्रिमिनल है। देखो शब्दों का कितना बड़ा खेल है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो शब्द, जो लैंग्वेज जो है ना, मेरे हिसाब से जुडिशरी से ज्यादा कहीं भी नहीं है। वरना सोचो आपके सिलेबस में सब चीजें क्यों होती नहीं होती, ये सब है, इसका मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर। ये मॉडल को इतना क्यों खोला है आपके आरपीसी ने आपके लिए, क्यों? क्योंकि मॉडल का बहुत बड़ा खेल है जुडिशरी में, कहाँ शैल है, कहाँ विल है, सब कुछ है। इंटेंशन था क्राइम करने का, नहीं था, तो आपको उन चीजों को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना पड़ेगा उनको। और मतलब और वो आप कब सीख पाओगे कि ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मैं आरएस में मॉडल पढ़ाता हूँ वैसे आपको पढ़ा दूं, नहीं, आपको अलग पढ़ाना पड़ेगा पूरा। आपको एक एक मॉडल के बारे में बताना पड़ेगा कि ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड क्यों लिखते हैं, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड क्यों नहीं लिखते हैं, कि जो नियमों को तोड़ेंगे उनको वो विल बी मतलब क्या होगा कि उनको दंडित किया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, क्यों लिखा शैल, सबकी एक वजह होती है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। क्यों ज्यादा जजमेंट होते हैं उनमें शैल शैल लिखा होता है जगह जगह, है ना, वो सब हमें बहुत डीपली सीखना पड़ेगा चीजों को। आप सीखो मेरे साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आप अगर लॉयर भी बनोगे ना तो भी बहुत अच्छे बनोगे, ये मेरी गारंटी है। आपको लैंग्वेज की एक बहुत अच्छी पकड़ होगी, आपको शब्दों का मतलब समझ में आएगा, आपको लाइंस का मतलब समझ में आएगा कि क्या कहना चाहता है, इसके पीछे उसका भाव क्या छुपा है। रीड बिटवीन द लाइंस होता है ना, कि मतलब लाइनों के अंदर से भी इंसान पढ़ लेता है कि अच्छा, तो मैं आपको रीड बिटवीन द लाइंस भी सिखा दूंगा, आपको रीड बियॉन्ड द लाइंस भी सिखा दूंगा कि इन लाइनों के पार भी जो इसने लिखा है ना वो क्या है, कि क्या कहना चाहता है शब्द। जैसे इफ आई, जैसे खूब सारे सेंटेंस होते हैं क्या, इफ आई हैड, मान लो इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड योर मैरिज फंक्शन, मान लो। तो बच्चे ने क्या पढ़ा कि अगर आपने मुझे बुलाया होता तो मैं आपकी शादी में जरूर आता। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेकिन इसका मीनिंग पता है क्या छुपा हुआ, क्या मीनिंग है इसका? छुपा मीनिंग ये है कि आपने मुझे नहीं बुलाया है। मैं वास्तव में ये कहना चाहता हूं कि आपने मुझे नहीं बुलाया। मैं ये नहीं कहना चाहता आपने बुलाया होता तो मैं जरूर आता, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने मुझे नहीं बुलाया, आप मुझे भूल गए, ये आपकी गलती है ना। तो देखो शब्दों में बहुत कुछ जान होती है, उन शब्दों में, सेंटेंसेज में, वो उनको सबको सीखना पड़ेगा। ये मॉडल इसीलिए आपका इतना इलेबोरेट करके लिखा है कि इसको पर्टिकुलरली हमें बहुत अच्छे से पढ़ना
पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। फिर देखो कंफ्यूजिंग वर्ड मैंने आपको बता दिया, 200 है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, याद करने कर लेंगे, थोड़े बहुत मैं करवा दूंगा, थोड़े बहुत आप कर लेना, ठीक है। प्रीपोजिशन मैं आपको सिखा दूंगा, फ्रेजल वर्ब वो आपको याद भी करनी पड़ेगी और मैं थोड़े आपको पढ़ा भी दूंगा, तो वो ईजिली हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ आप ज़्यादा नंबर ला सकते हो ईजिली, क्यों, आप नंबर मत कटने दो, नहीं है गुंजाइश यहाँ कटने की। आप टेंस पढ़ो, उसके ऊपर ठीक ठाक प्रैक्टिस करके जाओ, आप कंप्रीहेंशन जैसे जो आपको अनसीन पैसेज आता है उसकी प्रैक्टिस करके जाओ, नंबर आएंगे आपके, बिल्कुल नंबर आएंगे। इस 50 में से ना आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो, यहाँ 20 में से अच्छे खासे नंबर ला सकते हो, यानी कि टोटल 60 में से आप 40 प्लस नंबर ला सकते हो। मानो इस बात को मेरी, आप अपने दिमाग में ऐसी लिमिटेशन मत रखना कि 10 नंबर 15 नंबर, नहीं, आप इसको तोड़ो, आप लाओ 40 से प्लस नंबर, और लोग लाएंगे। और अब तक जो भी था, लेकिन अब जो पढ़ेगा ना मेरे से, मैं उसके दिमाग में भर दूंगा डेली बोल बोल के कि 40 से ऊपर नंबर लाने हैं, और आप लाओगे, देखना आप में से ही लोग लाएंगे इस बार, ठीक है। अब देखो ये सिलेबस तो किसका था, एपीओ मेंस का। अभी देखो एपीओ मेंस भी आपका मतलब जून के अंदर 1 जून को, ठीक है। उसके बाद देखो अब आपकी एक वैकेंसी और आ रखी है, कौन सी, आरजीएस प्री की। आरजीएस प्री का भी सिलेबस है, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, वही ग्रामर के टॉपिक उसमें है, ठीक है। थोड़ा सा जो पैटर्न है वो अलग है कि इसके अंदर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होगा और आरजीएस प्री में क्या होगा, एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इतना ही मोटा मोटी डिफरेंस है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, टॉपिक का थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि चलो उसके अंदर लेटर नहीं है, पैसेज नहीं है, प्रेसी नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। बाकी तो ग्रामर के टॉपिक तो सेम ही है, ठीक है। अब उसको देखते हैं थोड़ा सा उसका सिलेबस। देखो उसके सिलेबस में क्या लिखा है, सबसे पहले उसके सिलेबस में क्या लिखा है, देखो टेंस, यानी कि वही टेंस वहां था, वही टेंस यहाँ। आर्टिकल एंड डेटरमिनर्स, अब देखो इसके अंदर एक टॉपिक अलग से जोड़ दिया, कौन सा, आर्टिकल्स, यानी कि आपको डेटरमिनर भी पढ़ना है और आर्टिकल भी पढ़ना है। देखो एपीओ के अंदर भी आपको आर्टिकल पढ़ना है, लेकिन वो आर्टिकल आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, छोटा पढ़ना है, क्योंकि वहां पर्टिकुलरली आर्टिकल शब्द नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लेकिन आर्टिकल शब्द लिखा हुआ है। अब देखो कोई आपको ऐसे भी बोल देगा कि डेटरमिनर के अंदर ही तो आर्टिकल आते हैं ना, तो सर तो फिर तो पूरा ही पढ़ना पड़ गया। नहीं, एक बात बताओ, अगर डेटरमिनर के अंदर ही आर्टिकल आता, पूरा का पूरा आता है, मुझे भी पता हुआ आता है, लेकिन अगर ऐसा ही होता तो फिर ये आरजीएस के अंदर इसको अलग से क्यों लिखा आर्टिकल को, फिर वो क्यों, फिर डिटरमिनर लिख के छोड़ देता। एपीओ मेंस की तरह अलग लिखा है, इसका मतलब अलग पढ़ना है, उसको डीपली पढ़ना है, ठीक है। वहां अलग नहीं लिखा है तो उसको उतना डीप नहीं पढ़ना है, उसको जितना काम का है उतना ही पढ़ना है। और आपको बताऊं, अगर आर्टिकल इतना अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता, आप ग्रामर की कोई भी बुक उठा के देखना, आपको डेटरमिनर टॉपिक मिले ना मिले, लेकिन आपको आर्टिकल जरूर मिलेगा। यानी कि डेटरमिनर तो पढ़ना ही है, लेकिन आर्टिकल अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसको आरजीएस प्री के लिए उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट देखते हुए, लेकिन एपीओ मेंस के लिए उसको इतनी इंपॉर्टेंसी नहीं देनी है अपने को, ठीक है। थोड़ा में थोड़ा सा डिफरेंस है, पढ़ना दोनों ही जगह, वहां पढ़ेंगे 10%, यहां पढ़ेंगे 100%। आरजीएस प्री के लिए पढ़ेंगे 100%, एपीओ मेंस के लिए पढ़ेंगे 10%। ये आपको इतना तो कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। फिर अगला टॉपिक फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब वहां भी है, यहां भी है। ईडियम्स वहां नहीं है, बट यहां है। ईडियम्स कोई मुश्किल चीज नहीं है, ईडियम्स होती कहावतें। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं आपको सही बताऊं, हिंदी के अंदर भी कहावतें होती है, इंग्लिश के अंदर भी कहावतें होती है, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा हिंदी की कहावतें बहुत मुश्किल होती है, इंग्लिश की कहावतें बहुत आसान होती है। हिंदी की ऐसी ऐसी कहावतें आपको समझ भी नहीं आएगा कि सामने मतलब क्या लिखा है, क्या इसका मीनिंग है। वो आपको बोलेगा ना कि मतलब वाक्य में प्रयोग करके दिखाए इस कहावत का, आपको नहीं समझ में आएगा। हिंदी की कहावत अगर अच्छी खासी डाल दी जाए तो बच्चे को नहीं समझ में आती, लेकिन इंग्लिश की कहावतें ईजी है, आसान है, सीखने में ईजी है, ज़्यादा है भी नहीं, मतलब ठीक है, आपको पढ़ते ही समझ में भी आ जाएगी, इतनी आसान है। बाकी सबके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ वो थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, तो आप सीख भी जाओगे मुश्किल नहीं। एक्टिव पैसिव वहां भी है, यहां भी है, ठीक है। अब देखो एक टॉपिक है, कौन सा, कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन भी अपने को सीखना है। इसमें क्या होता है कि कुछ कंजक्शन होती है, इसमें हमें थोड़ा सा कंजक्शन को पढ़ना है। कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है एकदम। मैं आपको 10-15 मिनट में ही सिखा दूंगा कोऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन क्या होता है, ये इतना ही है, इससे ज़्यादा इसका खेल नहीं, इसके नाम से मत डरो आप, ठीक है। इसको तो ऐसे ज़्यादा टॉपिक भी मत मानो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर देखो, क्योंकि ये कोई टॉपिक होता भी नहीं है, छोटी सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि ये तो क्या नरेशन है, नरेशन हमें पूरी पढ़नी है, वहाँ भी पढ़नी है, यहाँ भी पढ़नी है। फिर देखो मॉडल देखो यहाँ भी कितना एलेबरेटिव मैनर में लिखा हुआ है कि पूरा मॉडल लिखा है, जबकि आप आरएस का मेंस का सिलेबस देखना, मॉडल को इस तरीके से एलेबरेट करके नहीं लिखा है। सबके पीछे एक वजह है, इसीलिए लिखा है, क्योंकि आरजीएस आपकी जुडिशरी में बहुत काम आती है चीज। फिर देखो एंटो और साइनो, यानी कि आपको ये एंटोनिम और सिनोनिम पढ़ने, यानी कि समानार्थी और वो विलोमार्थी। अब एक आपको बात बताता हूं, आपको लगता होगा कि सर साइन वन टू पढ़ना है तो वो क्या पढ़नी होगी, तो बहुत मुश्किल है। आप ना कभी हिंदी के साइन वन टू याद करके देखना, हिंदी के प्रायवाची याद करके देखना, वो ज़्यादा मुश्किल है। इंग्लिश के आसान है, मैं आपको बताऊं, लेकिन वो थोड़ी सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या देखो, आपको आपके बेस पे भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा ना, जितना होगा मेरे से उतना मैं कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आगे। देखो अब ये इतनी बात हो गई, उसके बाद देखो
अब देखो ये जो सिलेबस मैंने डाल रखा है ना, ये आपके सामने जो दिख रहा है आपको, ये मैंने एक कंपैरिजन डाला है। देखो किसका, कि ये तो है एपीओ मेंस का और ये आरजेएस प्री का। इसमें सिर्फ एक टॉपिक मैंने नहीं लिखा है, कौन सा, कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन। उसको भी चलो आप लिख लो, अगर आपको इतना ही लग रहा है तो चलो इस ईडीएम के यहाँ कहीं भी लिख लो, चलो इस ईडीएम के पास लिख लो कि कंजक्शन, ऐसे लिख लो बस, वो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, इतना सा लिख लो। और वैसे वो टॉपिक होता नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं था। अब देखो टेंस है एपीओ मेंस में, ठीक है सर, वॉइस है, नरेशन है, मॉडल है, डिटरमिनर है, फ्रेजल वर्ब है। ये आरजेएस प्री में भी है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, मॉडल है, डिटरमिनर है, फ्रेजल वर्ब है। यानी कि यहाँ तक का सिलेबस तो बिल्कुल सेम है, ये सिलेबस तो बिल्कुल सेम है ना। इतना तो पहले हम इसी सिलेबस को तैयार करेंगे, पहले उन्हीं टॉपिक को तैयार करेंगे जो कॉमन है दोनों के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग भी होती रहेगी। दूसरी आपको एक और बात बताता हूँ कि वैसे जो टॉपिक पहले पढ़ना होता है ना इंग्लिश के अंदर ग्रामर के लिए, वो टेंस ही होता है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक ही टेंस होता है, दूसरे नंबर का टॉपिक ही वॉइस होता है, दूसरा टॉपिक हमें वॉइस ही पढ़ना चाहिए, तीसरा टॉपिक हमें नरेशन ही पढ़ना चाहिए इंग्लिश ग्रामर के अंदर। 3 टॉपिक की जगह फिक्स है ऑलरेडी। हाँ, इन 3 के बाद आप कुछ भी पढ़ो, मॉडल पढ़ो, डिटरमिनर पढ़ो, आप ये क्या फ्रेजल वर्ब पढ़ो, प्रीपोजिशन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपकी मर्जी है। बट ये 3 की जो सीक्वेंस है कभी नहीं टूटनी चाहिए, ये कभी नहीं टूटनी चाहिए। ऐसे ही होता है टेंस, वॉइस और नरेशन, ऐसे ही इसी मैनर में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इनको तो पढ़ना है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ कुछ टॉपिक अलग आ गए, कहाँ, इसमें। अब देखो आरएस प्री में तो फिर सिर्फ एक टॉपिक बचा, कौन सा, आर्टिकल और ये कंजक्शन, ये कर लेंगे। और क्या बच गई, ईडीएम और साइन वेंटो, ठीक है, बाकी ग्रामर खत्म। यहाँ क्या बचेगा, प्रीपोजिशन, कंफ्यूजिंग वर्ड, प्रेसी, ट्रांजिशन, पैसेज, लेटर, रिपोर्ट और ये सब बचेगा, ठीक है। ये भी हमें करना होगा। और देखो और दूसरी बात, ये 1 मिनट रुकना। और देखो एडीजे के सिलेबस में क्या है, प्रेसी है 8 नंबर की, और ट्रांसलेशन है दोनों टाइप की, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, 8-8 नंबर की। यानी कि 24 मार्क्स की इंग्लिश है और 16 नंबर की हिंदी है, यानी कि टोटल 40 नंबर का 8-8-8-8, ठीक है। तो उसमें भी जितनी मेरे से हेल्प होगी मैं कर दूंगा। बाकी मैं इसके लिए आपको भी कुछ कह नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं कहूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं तैयारी करवा दूंगा, ये मैं नहीं कहूँगा। हाँ, इन दोनों की मेरी गारंटी मैं आपको करवा दूँ, क्योंकि सफिशिएंट टाइम भी है और मैं आपको सिखा पढ़ा भी सकता हूँ। यहाँ अब ना तो टाइम है क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम, मैं कह नहीं सकता। जितनी जो मेरे से मदद होगी मैं आपकी कर दूंगा, पर मैं इसके लिए आपको, मैं कोई मेरा कमिटमेंट नहीं कर सकता आपसे। हाँ, इन दोनों के लिए मैं आपके साथ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये जो हमारा सिलेबस है ना, हम इसमें चलेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ कि इस सिलेबस को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो सब चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक स्लाइड दिख रही होगी ना, ये टेंस वाली। अब देखो सेम ही वही सेम स्लाइड है, कौन सी, देखो टेंस है, ये सब, ये एपीओ मेंस का और आरजेएस प्री का, ये दोनों सिलेबस मैंने यहाँ लिख रखे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक्चुअली में होगा क्या ना, ये तो मैंने आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर रखी है। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, @RJS बिना स्पेस के इंग्लिश लिख देना, RJS इंग्लिश स्पेस मत देना, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर आप सर्च कर लेना। ये आपको पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगी, इसका प्रिंट आउट ले लेना, बहुत काम किया आपके, ये सिलेबस भी बहुत काम का है और ये प्रिंट आउट ले लेना इसका, ठीक है। फिर देखो इंग्लिश के कोर्स में होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जो अपना इंग्लिश का कोर्स चलेगा, क्या होगा, क्या फीस होगी, कितने दिन चलेगा, कितने घंटे चलेगा, कैसे होगा, वो मैं आपको सब बता देता हूँ। अभी इसको हालांकि मैं पहले शुरू कर देता 5-6 दिन पहले, बट वो मेरे यूट्यूब चैनल पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि वो जस्ट मैंने उसी दिन बनाया, उसी दिन मैंने वीडियो डाल दिया था, तो थोड़ी दिक्कत आ गई थी, तो मैं 2-3 दिन क्लास अपलोड भी नहीं कर पाया, उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम चली। इवन मैंने इससे पहले क्लास रिकॉर्ड कर चुका हूं आपकी, लेकिन तब तक आरजेएस प्री की वैकेंसी भी नहीं आ रखी थी, एपीओ प्री का रिजल्ट भी नहीं आ रखा था, तो वो क्लास तो मेरे लिए वेस्ट हो गई, वो तो डिलीट ही करेंगे, छोड़ो उसको। तो अब ये नई क्लास रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी दिक्कत थी तो मैं डाल नहीं पाया था, लेकिन अब वो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, वो सब कुछ सही हो गया। अब मैं आपको मतलब जो भी क्लास का शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग क्लास आपको मिलती जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, देखो ऊपर लिखा हुआ है मेरा क्या, RJS इंग्लिश, है ना, बस आप इतना लिख देना, @RJS इंग्लिश लिख देना आप, RJS मत लिखना, RJS इंग्लिश, और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ना मिले तो मेरे जो फोन नंबर है उन पे फोन कर लेना, वो जो मैंने 2 मिनट पहले स्लाइड में बताए थे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो, अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ, होगा क्या, चलेगा कैसे। सबसे पहले तो देखो अप्रोक्स कितने दिन लगेंगे, अप्रोक्स लगेंगे 50 दिन। कितने दिन लगेंगे, अप्रोक्स 50 दिन, ठीक है सर। क्लासें कितनी होगी, लेक्चर होंगे 35, कितने लेक्चर होंगे 35, यानी कि 35 क्लासें होंगी, दिन लगेंगे 50। ऐसा क्यों सर, 15 दिन कहाँ चले जाएंगे, 50 बता रहा हूँ, 45, 46, 47, 47 कितने भी लगे वो एक अलग बात है, क्योंकि देखो बीच बीच में कुछ छुट्टी भी होगी, कोई डाउट सेशन भी होगा, कभी मतलब सैटरडे संडे छुट्टी भी रखते हैं और भी, तो वो सब हो के मतलब वो सब मैंने डेज भी काउंट कर रखे हैं इसके अंदर, तो आपको अप्रोक्स डेज लगेंगे 50, लेकिन क्लासें कितनी होगी 35 ऑलमोस्ट क्लासें होंगी, ठीक है सर। 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके, आपका सिलेबस करवाने के बाद मैं आपके
2 आरजेएस प्री के लूंगा, 2 एपीओ मेंस के लूंगा, ठीक है। 2 एपीओ मेंस के फुल लेंथ टेस्ट होंगे एकदम एज इट इज जैसा आपके एग्जाम में होगा वैसा। इवन मैं वो 10 नंबर का जो ट्रांसलेशन हिंदी वाला है वो भी उसके अंदर इंक्लूड करके रखूंगा, वो भी, यानी कि 60 नंबर का टेस्ट होगा आपका एपीओ मेंस के। और कितने टेस्ट होंगे? 2, और 2 ही आपके आरजेएस के होंगे प्री के, ठीक है। ये इतना है। आरजेएस मेंस के लिए मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगा, वो सब बात की बातें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो जितना है उतना बताता हूं, ठीक है। फिर देखो लेक्चर ड्यूरेशन, जो डेली के लेक्चर आएंगे यूट्यूब के ऊपर वो कितने घंटे के होंगे? ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1.5 से कम होगा, इतना ही घंटे का होगा, ठीक है। और देखो, और ये क्या लिखा? फ्री, यानी कि जो भी लेक्चर आएगा यूट्यूब के ऊपर वो आप लोगों के लिए फ्री रहेगा, उसके मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। यूट्यूब पे आप आराम से देखो, सीखो, आपका जितनी बार मन करे उतनी बार देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप जितनी बार देखो, कुछ भी करो, ठीक है। डाउनलोड करो। डीपीपी कितनी मिलेगी आपको? डीपीपी मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। आपको डेली प्रैक्टिस के लिए मैं चीजें दूंगा, डेली प्रैक्टिस के लिए आपसे डेली प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी ना, इंप्रूवमेंट तभी आएगा, वरना आप देखो, वरना यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें पढ़ी है, नहीं आता उनसे इंप्रूवमेंट। ये जब तक आप किसी मेंटर के गाइडेंस में प्रॉपरली उसके मतलब सानिध्य में तैयारी नहीं करोगे ना, उसमें आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। सच बताओ, मैं सच बता रहा हूँ। वरना क्यों आपको इवन जो मार्केट में कोर्स मिल रहे हैं 2000 के, 5000 के, 7000 के, क्यों खरीदने? यूट्यूब पे खूब पढ़ा है ना, देख लो आप फ्री में। नहीं होता है उससे, क्यों? क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी ना, आपका इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आप कोर्स भी मत खरीदो चाहे, और चाहे यूट्यूब पे भी मत देखो, नहीं फायदा होता। आपको गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, आपको डेली सिखाने वाला चाहिए, आपको डाउट हो तो बताने वाला चाहिए सही से, ठीक है, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। ये डीपीपी बहुत काम की चीज है, क्योंकि वैसे आप देखो कितने डाउट पूछोगे, आपके दिमाग में भी नहीं आएंगे डाउट, बहुत सारे पूछेंगे। ये डीपीपी के थ्रू क्या होगा ना, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा और उनमें आपको बहुत सारे डाउट आएंगे, और आप मेरे से डेली पूछोगे कि सर अब क्या करें, अब क्या करें, इसको कैसे लिखते हैं, ये कैसे करते हैं, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, है ना, वो सब आएगा। तो कितनी डीपीपी मिलेगी आपको? 30 डीपीपी मिलेगी। क्लास कितने दिन चलेगी? 35 डेज क्लास चलेगी। टोटल दिन कितने लगेंगे? 50 दिन। क्यों? क्योंकि कुछ छुट्टियां भी होगी बीच में, सैटरडे संडे है, कोई काम हो गया, आपको हो गया, मुझे हो गया, तो मैं थोड़ा 10-15 दिन का वो लीवरेज लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब देखो, पहला टॉपिक कौन सा होगा अपना? टेंस। पर्टिकुलर डे लिखे हुए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। कितने दिन चलेगा अपना टेंस? 6 दिन चलेगा, ठीक है सर। 6 दिन टेंस चलेगा, ठीक है सर। फिर क्या कौन सा टॉपिक होगा? वॉइस। कितने दिन चलेगा? 3 दिन चलेगा, ठीक है सर। नरेशन कितने दिन चलेगा? 3 दिन। ये पूरी पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है, वहाँ पे देख लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है सर। फिर देखो मॉडल हो गए, 2 दिन मॉडल चलेगा, 2 दिन डिटरमिनर चलेगा, ठीक है सर। फिर कौन चलेगा? आर्टिकल। अब देखो आर्टिकल की मैं आपको बात बताता हूँ, आर्टिकल की क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी, पर एपीओ जो मेंस के बच्चे हैं, अगर उनको लगता है कि आर्टिकल नहीं देखना है तो आप छोड़ सकते हो, इसलिए मैंने इसको कलर कर रखा है, देखो अलग से ना, कि आपको लगता है कि नहीं, आपको ज्यादा नहीं काम का, तो आप इसको छोड़ सकते हो। और जो आरजेएस प्री के बच्चे हैं वो आर्टिकल की क्लास पूरी देखेंगे, और आर्टिकल के ऊपर अलग से आपको कितने क्वेश्चन दूंगा? 50 क्वेश्चन दूंगा डीपीपी के अंदर, वो आपको सॉल्व भी करने हैं, यानी कि आर्टिकल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर। फिर देखो, फिर आर्टिकल तक तो क्या हुआ? देखो आपने कितने टॉपिक पढ़े, अब आप खुद देखो। आपने टेंस पढ़ा, टॉपिक 1, आपने वॉइस पढ़ी, टॉपिक नंबर 2, आपने नरेशन पढ़ा, टॉपिक नंबर 3, आपने मॉडल पढ़े, टॉपिक नंबर 4, आपने डिटरमिनर पढ़े, टॉपिक नंबर 5, यानी कितने पढ़ दिए? देखो टेंस, वॉइस, नरेशन, 3 लेके चलते हैं, टेंस, वॉइस, नरेशन, ठीक है सर। देखो इसमें काटो यहाँ, आपने टेंस पढ़ लिया आरएस के लिए, सॉरी आरजेएस प्री के लिए, ठीक है। वॉइस पढ़ लिया आपने? पढ़ ली सर। नरेशन पढ़ लिया आपने? पढ़ ली सर। एपीओ के लिए भी टेंस पढ़ लिया सर। वॉइस, नरेशन हो गए पूरे। अब देखो इन तीनों के बाद हमने क्या पढ़ा था? टेंस पढ़ा, नरेशन पढ़ी, वॉइस पढ़ी, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा? मॉडल और डिटरमिनर, ठीक है सर। अब देखो मॉडल डिटरमिनर भी पढ़ लिए, ये मॉडल हो गए, ये डिटरमिनर हो गए, ये मॉडल हो गए, ये डिटरमिनर हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था क्या, कि यहाँ तक तो सबका चलेगा कॉमन। देखो यहाँ तक तो चला कॉमन अपना सब कुछ, यहाँ तक तो अपना सब कुछ क्या चला, 16 क्लासेस तक तो कॉमन चलेगा बिल्कुल दोनों का साथ, ठीक है। अब देखो 17th नंबर क्लास किसकी आएगी? आर्टिकल की, ठीक है। आर्टिकल में अलग से पढ़ाऊंगा, किनको? आरजेएस प्री वाले बच्चों को, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री होगी, कोई भी देख सकता है, कोई भी एपी वाला भी देख सकता है, कोई भी देखो आप, बट वो है आरजेएस के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके लिए अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। 50 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो, अब आरजेएस वालों का क्या हो गया? ये आर्टिकल भी हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी कि आरजेएस की ग्रामर हो गई पूरी। अब आरजेएस का एक टॉपिक बच गया, कौन सा? कंजक्शन। वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, वो कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन लिखा है ना, वो अलग से पढ़ाऊंगा, उसको एक बार छोड़ दो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, छोटा ही टॉपिक है और ज्यादा कुछ नहीं उसके अंदर, मतलब हो जाएगा बहुत जल्दी, वो उसको करवा दूंगा। बाकी सब कुछ आपका हो गया पूरा। अब आपका तो क्या बच गया? फ्रेजल वर्ब, ईडियम और साइनोएंटो। आरजेएस प्री का तो इतना ही बचा, बाकी सब कुछ हो गया। अब इधर देखो क्या बच गया? एपीओ का, ठीक है सर। अब चलते हैं, देखो अब बताता हूँ फ्रेजल वर्ब कहाँ पढ़ेंगे, है ना। चलो वो अभी पहले उससे आगे चलते हैं। तो डिटरमिनर हो गया, आर्टिकल हो गया। अब कौन आ गया? ट्रांसलेशन। हमने क्या पढ़ा? ट्रांसलेशन। फिर हमने क्या पढ़ा? लेटर। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रेसी। यानी कि हमने 3 टॉपिक और सीख ली। कौन कौन से? देखो आरजेएस प्री का तो हो चुका था, इधर सीख लिया ट्रांसलेशन, लेटर पढ़ लिया और पढ़ लिया हमने प्रेसी। 3 टॉपिक हो गए, ठीक है सर। अब देखो और चलो आगे, उसके बाद देखो पूरा सिलेबस करवा रखे कंप्लीट। प्रेसी तो हो गया था। अब कौन सा आ गया? प्रेपोजिशन, ठीक है सर। प्रेपोजिशन और नोटिस और रिपोर्ट। फिर 3 टॉपिक पढ़े, कौन से? प्रेपोजिशन, नोटिस और रिपोर्ट, ठीक है सर। ऊपर चलते हैं वापस, देखो इसको यहाँ काट देते हैं। क्या क्या सीख लिया हमने सीख लिया
प्रेपोजिशन, नोटिस, रिपोर्ट, सीख लिया। अब देखो बच क्या गया, एक तो बच गया आपका अनसीन पैसेज, ठीक है सर, एक बच गया आपका कंफ्यूजिंग वर्ड, ठीक है सर, एक बच गया आपकी फ्रेजल वर्ब, 3 बच गया आपके, फ्रेजल वर्ब बच गया, कंफ्यूजिंग वर्ड बच गए और आपका बच गया अनसीन पैसेज। 3 टॉपिक बचे, इनके 3 टॉपिक कौन से बचे, फ्रेजल वर्ब बच गई, ईडीएम बच गई, साइन एंड टो बच गए, यानी कि दोनों के 3-3 टॉपिक अब बच गए, ठीक है। अब देखो उनका क्या सॉल्यूशन किया वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यानी कि हमने रिपोर्ट तक पढ़ लिया, सब कुछ रिपोर्ट तक पढ़ लिया, अपना सब कुछ, ये क्लासेस हो गई खत्म, ठीक है। रिपोर्ट जिस दिन लास्ट होगी, क्लास होगी खत्म, उसके बाद बाकी का आपको और बताता हूँ। देखो उसके बाद क्या होगा। अब देखो ये क्लास तो डेली कहाँ होगी, यूट्यूब पे फ्री मिलेगी आपको, लेकिन ये जो डीपीपी है ना, इसका मैं एक छोटा सा चार्ज रखा है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि देखो वो कि देखो बिना पैसे के या बिना मतलब ऐसे मॉनेटरी चीज़ों के कोई भी संस्था या कोई भी चीज़ें चल नहीं पाती है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, नहीं चल पाती। आज ये लाइट है, ये कैमरा है, ये मान लो ये सिस्टम है, ये लैपटॉप है, सबका कुछ ना कुछ तो मतलब मेरा खर्चा है ना। ये लाइट भी जल रही, तो एक क्लास होने के बाद आज इतनी बहुत हैवी लाइट जल रही है मेरी आंखों के सामने ना, तो इनका भी कुछ खर्चा है जो भी है, तो मुझे वो कुछ थोड़ा तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ इतना जरूर है कि मैं आपसे 1 रुपया भी कमाने की नहीं सोच रहा हूँ, 1 रुपया भी कमाने की नहीं सोच रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, आप खुद देख लेना। फिर भी चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन क्लासेस फिर भी आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से क्लासेस फिर भी आप सबके लिए फ्री है, ठीक है। अब देखो डीपीपी में क्या होगा, ये इधर क्लास होगी टेंस की, ठीक है। आप यूट्यूब पे क्लास देखो, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीपीपी में क्या होगा, डीपीपी में डेली आपको ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे 10। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में आएंगे वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे वोकैब के। अब देखो ये 10 क्वेश्चन जो वोकैब के मिलेंगे ना, ये कौन सी वोकैब होगी, ये 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको फ्रेजल वर्ब के। कौन से मिलेंगे? फ्रेजल वर्ब के। कितने दिन तक? 1 दिन फ्रेजल वर्ब, 2 दिन फ्रेजल वर्ब, 3 दिन फ्रेजल वर्ब, 4 दिन फ्रेजल वर्ब, 5 दिन, 6 दिन, ठीक है। फिर देखो यहां मैंने लिखा नहीं है, बट ये भी फ्रेजल वर्ब के हैं। ये फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब, ये भी, 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 यहां तक कितने दिन हो गए? देखो 16 दिन तक। 16 दिन तक आपको क्या मिलेगी? फ्रेजल वर्ब ही मिलेगी। कितने क्वेश्चन? डेली के 10 क्वेश्चन। यानी कि कितनी फ्रेजल वर्ब आप पढ़ चुके होगे? 160। और 160 फ्रेजल वर्ब बहुत होती है। यानी कि आपका कौन सा टॉपिक खत्म हो गया? इसके साथ ही फ्रेजल वर्ब भी खत्म हो गई। और इसका सॉल्यूशन, इसकी फ्रेजल वर्ब सिखाऊंगा कैसे, जब डेली के 10 क्वेश्चन दूंगा ना, तो डेली के 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा भी तो सही आपको डेली, जो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ाऊंगा ना, तो वहां आपका फ्रेजल वर्ब तैयार होता जाएगा। यानी कि देखो कुल मिला के आपने ये सब टॉपिक कर लिए थे, अब आपने एक टॉपिक की टेंशन और खत्म होगी, कौन सा? फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब देखो आरजे स्प्री में क्या बच गया? ईडीएम, साइन एंड टो, और इधर क्या बच गया? कंफ्यूजिंग वर्ड, अनसीन पैसेज, ठीक है। इतना ही बचा। अब देखो, अब आपको बताता हूं ये फ्रेजल वर्ब कितने दिन चलेगी? 6 दिन। तो ग्रामर वोकैब ये चलेगी 6 दिन तक। जैसे ही 7वां दिन शुरू होगा ना, उस दिन के बाद आपको आपकी डीपीपी में क्या मिलना शुरू हो जाएगा? आपको अनसीन पैसेज भी मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब आपको 6 दिन बाद क्या मिलेगा? 10 क्वेश्चन ग्रामर के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन वोकैब के मिलेंगे, और आपको डेली एक अनसीन पैसेज मिलेगा सोल्व करने के लिए, ठीक है। आपको डेली एक पैसेज को सोल्व करना है, ठीक है सर। अब देखो, अब जो बच्चे आरजे स्प्री के हैं वो तो क्या करेंगे? अपनी ग्रामर और वोकैब देख ली और पैसेज को छोड़ दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा, क्या कि आप अभी तो इसको छोड़ दोगे, बट इसको छोड़ के आप जाओगे कहां? आप आरजेएस मेंस में आपको इंग्लिश में लिखने के लिए आएगा बहुत सारा। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे ना, आप राइटिंग नहीं कर पाओगे। आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। तो आप क्या करना, ये जो पैसेज मैं डेली इन एपीओ मेंस वाले बच्चों को दूंगा, आप उस पैसेज को पढ़ना जरूर, उसका मीनिंग निकालना, समझना, उसकी लाइनें देखना, उसकी स्ट्रक्चर देखना, पकड़ना, उन लाइनों को याद करने की कोशिश करना, वो मैं सब कुछ बताऊंगा। हाँ ठीक है, उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आप मत करना, कोई बात नहीं है, बट आप पैसेज को जरूर पढ़ना, ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि आप अगर रीडिंग करोगे तो ही तो आप राइटिंग कर पाओगे ना आरजेएस मेंस के अंदर, वरना नहीं कर पाओगे, फिर पीछे रह जाओगे, क्या फायदा। और हम यहाँ कोई आरजेएस प्री को तो पास करने के लिए नहीं आए हैं ना, कि हमारा तो टारगेट सिर्फ इतना है कि आरजेएस प्री निकल जाए, मेंस हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हमें तो सेलेक्ट होना है, तो सेलेक्ट होना है तो हमें अपने आप को बहुत तैयार कर लो। चाहे एक भी सीट आएगी ना तो भी आपका सिलेक्शन होगा। अभी तो बहुत सीटें, 44 सीटें खूब है, आप मानो, अच्छे से तैयारी करके जाओ, आप अच्छा कंपीट करो बच्चों के साथ, फिर देखो खूब नंबर आएंगे। उन लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, मत पढ़ने दो, आप पढ़ लो, ठीक है। अब देखो फिर क्या, देखो 6 दिन क्या मिलेगी? ग्रामर, 10 फ्रेजल वर्ब, 6 दिन तो मिली। 7वें दिन क्या होगा? 10 क्वेश्चन ग्रामर के, 10 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के, एक अनसीन पैसेज। कितने दिन चलेगा? ये चलेगा 16 दिन तक, 16 दिन तक चलेगा। यानी कि देखो यहां मैंने आपको कितने पैसेज करवा दिए? 10 पैसेज करवा दिए। यानी कि मैंने आपको ग्रामर के क्वेश्चन डाले डेली, आपकी फ्रेजल वर्ब मैंने खत्म कर दी, और मैंने आपका क्या खत्म कर दिया? पैसेज खत्म कर दिया। 10 पैसेज की प्रैक्टिस मैंने करवा दी। बाकी आपकी हिम्मत है, जितनी चाहो उतना करो यार, 100 करो, 50 करो, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। बाकी 10 मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और 10 बहुत होते हैं। 10 करने के बाद इंसान अच्छा खासा सीख जाता है कि पैसेज को कैसे सोल्व करना होता है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको पैसेज भी करवा दिया, ठीक है। अब देखो पैसेज भी कट गया अपना यहाँ पे। अब देखो यहाँ देखो, ये पैसेज कट गया।
अब देखो अब क्या बच गए, ये कंफ्यूजिंग वर्ड, बस यही तो बच गया ना कंफ्यूजिंग वर्ड, बाकी तो सारा कट गया। इधर का देखो, इधर क्या बच गया, ईडीएम और साइनोएंटो, यानी कि आरजे स्प्री के तो बच गए ईडीएम और साइनोएंटो, और अपना एपीओ मेंस का बच गया सिर्फ एक टॉपिक, कौन सा, कंफ्यूजिंग वर्ड। अब देखो अब 16 दिन के बाद क्या होगा, जैसे ही 17 दिन आएगा आर्टिकल खत्म कर देंगे, उसके बाद देखो उसके बाद दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। अब आरजे स्प्री का जो बच्चा है उसको डीपीपी में क्या मिलेगा, अब दोनों की डीपीपी अलग हो जाएगी, दोनों को जो डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा वो अलग हो जाएगा। आरजे स्प्री के बच्चे को क्या मिलेगा, उसको मिलेगी अपनी डीपीपी में 10 ईडीएम क्वेश्चन, 10 साइनो 10 एंटो, उसको डेली प्रैक्टिस करना है, अपना सबमिट कर देना है बस, ठीक है। 10 ईडीएम 10 साइनो 10 एंटो। अब देखो कितने दिन चलेगा ये आरजे स्प्री के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12, यानी कि 12 मतलब 120 तो ईडीएम हो गई आपकी, और देखो 120 ही क्या हो गई, साइनो। 120 साइनो का मतलब समझते हो आप क्या है, एक वर्ड लिखा होता है उसके 2 ऑप्शन दिए होते हैं ना, यानी कि 120 का मतलब समझ गए आप, 120 का मतलब देखो 1 2 3, एक में होते हैं 3, यानी 120 का मतलब हो गया कि 360, यानी कि ऑलमोस्ट 500 वर्ड तैयार हो गए आपके साइनो के, ठीक है, और 500 वर्ड तैयार हो गए आपके एंटो के। वो देखो कितनी बड़ी वोकैब तैयार होगी, यानी कि आपकी ईडीएम भी खत्म, साइनो भी खत्म, एंटो भी खत्म, ठीक है सर, बस यही तो आपका बचा था, ईडीएम खत्म, साइनो खत्म, एंटो खत्म, सब कुछ कंप्लीट, यानी कि आपका सिलेबस पूरा खत्म, सब कुछ करवा दिया आपको, एक बार क्लियर अच्छी सी प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है सर, कितना सा टाइम लगा, हो गया ना। अब देखो इनका बच गया क्या, कंफ्यूजिंग वर्ड, और देखो बाकी चीजें बच गई, देखो बस कुछ भी नहीं बचा, मैं आपको बताता हूँ। फिर देखो आर्टिकल तक हो गया था, फिर दोनों की डीपीपी अलग अलग हो गई थी, आरजे स्प्री का मैंने बता दिया। अब इधर बच गया एपीओ मेंस का। अब इनको मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ट्रांसलेशन, ठीक है, वो जो कि आरजे स्प्री में नहीं है, वो यूट्यूब पे क्लास आएंगी, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उसके लिए। उसमें आपको क्या मिलेगा, ट्रांसलेशन की क्लास मिलेगी, 1 2 3 4 क्लासें मिलेगी आपको। और देखो आपको उस ट्रांसलेशन की डीपीपी में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इंग्लिश टू हिंदी, एक पैराग्राफ मिलेगा आपको, उसकी इंग्लिश में लिखा होगा, उसकी हिंदी करनी होगी, और आपको 10 सेंटेंस मिलेंगे, वो उनमें क्या करना होगा, हिंदी से इंग्लिश बनानी होगी, है ना। ये आपको डीपीपी में मिलेगा डेली करने के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मिलेगा आपको, है ना। इनकी प्रैक्टिस आप करना, यानी कि देखो यहाँ तक डीपीपी दोनों की सेम थी, सब कुछ सेम था, आरजे स्प्री का और एपीओ मेंस का। जैसे ही 16 दिन कंप्लीट हुए, फिर आर्टिकल से दोनों चीजें अलग अलग होगी। आरजेस का तो सिलेबस ही खत्म हो चुका, तो इनको तो वोकैब की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बात खत्म। हाँ, एपीओ मेंस के लिए क्या चलेगा, ट्रांसलेशन चलेगा, उनको सिखाऊंगा, उनकी डीपीपी चलती रहेगी, ठीक है। हाँ, वो डीपीपी आरजे स्प्री वाले भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई मना ही नहीं है, क्योंकि वो तो कर दोनों सकते हो, बट है इनकी अलग आपकी अलग है, ठीक है। फिर देखो फिर आएगा लेटर पढ़ाएंगे, लेटर में क्या पढ़ाएंगे, लेटर लिखवाएंगे आपसे, और ट्रांसलेशन चलेगा मिक्स, ठीक है, ये डीपीपी में चलेगा। फिर देखो 1 2 लेटर लिखने हैं आपको एक दिन में, कितने लेटर, 2 लेटर, फिर आपको 2 लेटर लिखने हैं, फिर आपको 2 लेटर, तीनों दिन कंटिन्यू चलेगा, 6 लेटर लिखने हैं आपको, ठीक है। और इधर ये ट्रांसलेशन तो चलता रहेगा। फिर आपको देखो फिर आपको एक प्रेसी सिखाऊंगा, मतलब एक दिन प्रेसी सिखाऊंगा, और आपको कितनी प्रेसी लिखनी है, 5 प्रेसी बहुत है, मानो मेरी बात, 5 प्रेसी बहुत है, क्योंकि प्रेसी डायरेक्टली आपके सिलेबस में इतना लिखा हुआ भी नहीं है, बट फिर भी चलो हम तैयार करके जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया प्रेसी। फिर देखो अब आपके सिलेबस में सिर्फ क्या बचा था, कंफ्यूजिंग वर्ड बचा था, ऊपर सब कुछ मैंने बता दिया था। अब यहां शुरू करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड की वोकैब, कितनी, 10 क्वेश्चन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 4 दिन क्या चलेगा, कंफ्यूजिंग वर्ड, रोज 10 के, यानी कितने हो गए, 40-50 हो गए, 200 मैंने आपको याद करवा दिया, 40 की टेस्ट ले लिया, खत्म हो गया कंफ्यूजिंग वर्ड, यानी कि आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया। प्रेसी कर ली, प्रिपरेशन कर ली, नोटिस कर लिए, नोटिस लिख लिए, 2 नोटिस, ठीक है। रिपोर्ट बस 2 रिपोर्ट लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रिपोर्ट लेटर के और में आएगी, तो अगर और में आए ना तो अपने को लेटर ही लिखना है, बट फिर भी चलो हम 1% ये मान के चलते हैं कि और में ना आके हमसे सिर्फ रिपोर्ट ही पूछ ली, तो अब क्या करें सर, इसलिए मैं आपको रिपोर्ट की प्रैक्टिस करवा दूंगा, बट 2-3 रिपोर्ट ही लिखेंगे, बस इतना ही करेंगे। बाकी आप लिखना, मुझे दिखाना, मुझे सबमिट करना कि सर अच्छी लिखी है नहीं लिखी है, वो आपकी मर्जी है, बट मैं आपको 2-3 लिखवा दूंगा, ठीक है, इतना ही करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपको कोई भी डाउट हो ना, इसमें कोई भी डाउट हो कैसा भी, आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, आप मुझे फोन करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो मोटा मोटी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, ठीक है, 1 मिनट रुको। ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है आरजेएस इंग्लिश, आप सर्च करना टेलीग्राम के ऊपर आरजेएस इंग्लिश, या फिर क्या करना कि अच्छा ये पीडीएफ तो आपके पास होगी नहीं तो क्या करूँगा ना, आरजेएस इंग्लिश आप सर्च कर लेना, या फिर जो मेरे फ़ोन नंबर आप उस पर फ़ोन कर लेना तो आपको मिल जाएगी, वरना मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी डाल दूंगा उसका, आप उस लिंक पे क्लिक कर लेना, आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, पूरा सिलेबस बताया, सब कुछ बताया, ठीक है। डीपीपी के लिए थोड़ा वो चार्ज होगा, जो कि मैंने लिखा था, मैंने पढ़ लिया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई पैसा कोई डजंट मैटर, कोई इशू नहीं, ठीक है। नहीं कमा रहा आपसे, बाद में कमाएंगे किसी दिन दूसरे दिन, ठीक है। अब देखो ये सब आपको बताया, ये
डीपीपी का सिस्टम है, ये क्लासेज है, ये वीडियोज़ है, ठीक है। ये क्या है, ये सारे वीडियोज़ है, ठीक है। ये सब बच्चों को मिलेंगे वीडियोज़, आप देखो यूट्यूब पे मिलेंगे फ्री, और आपको बहुत फायदा होगा, ये पक्की बात है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। ये आपको ऐसा चलेगा पूरा डीपीपी, यहाँ से दोनों की डीपीपी अलग हो जाएगी, आरजेएस प्री की और एपीयू मेंस की आप देख लेना, ठीक है। ये सब कुछ हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी लेक्चर है ना, जितने भी 31 लेक्चर तक ये यूट्यूब पे मेरे होंगे फ्री। लेकिन ये जो डीपीपी है ना, ये डीपीपी चार्जेबल होगी, ठीक है। इसका क्या पैसा लूँगा आपको बता दूंगा। बट ये जो डीपीपी है, इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, एक टेलीग्राम पे एक प्राइवेट चैनल बना लूँगा, आपको उसमें ऐड कर दूंगा। ये डीपीपी आपको उस चैनल पर डेली मिल जाएगी। आपको डेली उसके अंदर आंसर लिखने हैं और डेली उसी चैनल के ऊपर मैं आपको बता दूंगा, वहाँ आप इसको सबमिट कर देना, ठीक है। ये डीपीपी आपको कहाँ मिलेगी, ये डीपीपी आपको एक टेलीग्राम चैनल होगा, प्राइवेट में बना लूँगा, उसके ऊपर ही मिलेगी आपको, ठीक है। ये यूट्यूब की क्लासेस सबके लिए फ्री है, ये थोड़ा सा चार्जेबल है बस, ठीक है। और मतलब वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है इसके लिए भी। अब देखो ये जो डीपीपी है ना, ये जो डीपीपी है और ये जो चार्जेस है, इसमें क्या है क्या नहीं मैं आपको बताता हूँ। ये जो डीपीपी का मैंने चार्ज रखा है ना, वो मैं आपको चलो मैं बता देता हूँ कितना, 999 रुपये बस। कितना है, सिर्फ 999 रुपये। इस 999 रुपये में आपको क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। एक तो डेली की डीपीपी मिलेगी, सारी डीपीपी मिलेगी आपको रोज का इसका सॉल्यूशन डालूंगा, प्लस मैं जो डीपीपी दूंगा उसका वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा आपको डेली। मतलब जैसे अभी आपके सामने हो ऐसे ही सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं आपको उसका डेली आपके सामने, कि देखो ये होता है, ये आंसर है, इसको ऐसे लिखना है, इसको ये करना था, इसको वो करना था, सब कुछ आपके सामने करूंगा, ठीक है। और देखो इस डीपीपी के साथ जो भाई 999 रुपये में क्या क्या मिलेगा आपको, मेन बात वो है ना, 999 रुपये में ये रोज की डीपीपी मिलेगी आपको, कंटिन्यू डेली चलेगी। और देखो आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आपका आरजेएस प्री का सिलेबस खत्म हुआ, उसके बाद 2-3 दिन बाद आप गैप रखना, आराम से रिवाइज करना। उसके बाद आपके 2 टेस्ट होंगे, उसके बाद कितने टेस्ट होंगे आपके, 2 टेस्ट होंगे, ठीक है। ठीक है सर। और जैसे ही आपका एपीयू मेंस का इधर खत्म होगा, उसके बाद आपके 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कितने, 2 टेस्ट एपीयू का, 1 एपीयू का, यानी कि टोटल आपके कितने टेस्ट हो गए, 4, है ना। 2 आरजेएस के हो जाएंगे, 2 एपीयू के हो जाएंगे। आरजेएस के आप दे कभी भी सकते हो, बाद में दे लेना, कभी भी दे लेना एपीयू के, बट एपीयू के आप दे लेना, आरजेएस जो भी आपकी मर्जी, आपको 4 टेस्ट मिलेंगे। अब मैं आपको सच बात बताऊं, इस मार्केट की आप ना कहीं भी जाना, कैलकुलेट करके देख लेना, आपसे टेस्ट सीरीज में ना आप कितना भी देख लेना कि लोग कितने रुपए लेते हैं। एक पेपर आपको, एक टेस्ट 250-300 रुपए से कम में नहीं देगा कोई, है ना। एक टेस्ट सिंगल है ना, उसको चेक करना है और करना है, 250-300 रुपए उसके ले लेंगे। तो 999 रुपये रोज की डीपीपी, रोज डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन है, प्लस ये टेस्ट है, प्लस मेरी मेंटरशिप आपके साथ, मेरी गाइडेंस है ना। आप मुझे कभी फोन करो, डाउट पूछो, वो एक अलग चीज़ है। और तीसरी बात आपको बताता हूँ और क्या मिलेगा आपको, ये जो वीडियो क्लासेस होंगी ना डेली, जो डेली वीडियो क्लासेस होंगी, उनकी आपको हाथ से नहीं लिखना पड़ेगा उसको। जो बच्चा ये डीपीपी वाला कोर्स खरीदेगा, उसको उन सब की पीडीएफ मैं मतलब पीडीएफ अपलोड कर दूंगा उस चैनल के ऊपर, जो प्राइवेट चैनल होगा अपना, उस पर पीडीएफ डाल दूंगा। तो आप उसका डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हो, और प्रिंट ले लो और फिर क्लास लेने आप बैठो आराम से, है ना। आपको लिखना कुछ नहीं अपने हाथ से। यार ये 999 रुपये, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि यार इसमें क्या है, 600 का तो पिज्जा ही आता है, या तो वो सब आप समझते हो, है ना, कि मैं क्या ले रहा हूँ और क्या नहीं, आपको सब कुछ पता है। मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा यार। वो अगर आप कोई पेन भी लिखने लगोगे ना, तो पेन आ जाएंगे 100-150 रुपये के, तो आपको भी पता है, ठीक है। तो वो सब बातें नहीं करेंगे, वो सब बातें बेकार है, उसमें कोई मतलब नहीं। तो छोड़ो, 999 रुपये में क्या क्या मिलेगा मैंने आपको बताया। डेली की डीपीपी मिलेगी, डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और फिर आपको क्या मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको, मेंटरशिप मिलेगी, मेरी गाइडेंस मिलेगी। और क्या मिलेगा आपको, 4 टेस्ट मिलेंगे। और क्या मिलेगा आपको, और ये जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना, ये यूट्यूब पे आपको फ्री मिलेंगे, बट इनकी मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा, इनके पूरे नोट्स एज इट इज जैसा पढ़ाएंगे वैसा, ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ वीडियो देखो, आपका काम खत्म। ये इतना आपको किससे मिलेगा, 999 रुपये में सब कुछ मिल जाएगा आपको। और क्या मिलेगा आपको, ईडियम्स की पीडीएफ मिलेगी, साइन वन टू की पीडीएफ मिलेगी, कंफ्यूजिंग वर्ड की पीडीएफ मिल जाएगी, और फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ मिल जाएगी पहले से, ठीक है। आप उनको रट लेना और अपना सही काम है। तो देखो ये सब कुछ जितना मुझे लगा मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब देखो डीपीपी होती किस टाइप की है, जब भाई मैं किस टाइप की डीपीपी बनाता हूँ और करता हूँ, वो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में दिखा देता हूँ। क्योंकि जो अपना आरजेएस का बैच चल रहा है, सॉरी जो आरएस का बैच चल रहा है, उसमें तो डेली होता है सब कुछ। अब देखो आरएस के बैच में ना ऐसी डेली मैं आपको वो देता हूँ, ये डेली में क्या देता हूँ, एक डीपीपी देता हूँ। जैसे मैं देखो एक क्वेश्चन दे दिया ना बच्चे को, बच्चा क्या करेगा, यहाँ अपने लिख लेगा, आंसर प्रिंट ले लेगा या आंसर लिख लेगा, सब कुछ। देखो डेली कितनी प्रैक्टिस करवाते हैं यार। 10 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है, 10 क्वेश्चन वोकैब के हो गए, 5 क्वेश्चन ट्रांसलेशन के हो गए। उसके बाद देखो, है ना, डेली का एक पैसेज करवाता हूँ, डेली पैसेज कराऊँ। आप कभी सोचना, बहुत जान निकल जाती है इंसान की डेली पैसेज करवाने में। डेली पैसेज पूरा पढ़ना, बच्चे को समझाना, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना, फिर उसके आंसर बताना, बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। फिर देखो डेली का एक हिंदी में अनुवाद मतलब इंग्लिश में लिखा मिलेगा, उसकी हिंदी बनाना सिखाता हूँ डेली बच्चे को एक, ठीक है। डेली का काम है, डेली का, यानी कि
लोग टेस्ट सीरीज के नाम पे जितना पैसा ले रहे हैं ना वो, और देखो मतलब 5-5, 6-6 हज़ार रुपये ले लेते हैं और 10-15 टेस्ट देते हैं उसके अंदर। मैं डेली का फुल लेंथ टेस्ट लेता हूँ, डेली परमानेंट डेली चलता हूँ, डेली खुद वीडियो सॉल्यूशन देता हूँ उसका। ऐसा नहीं है कि बच्चे को अपलोड करके छोड़ दिया, किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। फिर देखो डेली एक प्रेसी बनाता हूँ डेली बच्चे की, ये देखो प्रेसी है ना, ये देखो डेली प्रेसी बनाता हूँ बच्चे के सामने, खुद वहाँ लिखता हूँ, बच्चे को बताता हूँ टाइटल कैसे लिखना है क्या नहीं लिखना है। रोज का काम है मेरा, रोज का पर डे का, ठीक है। तो ये इस टाइप की डीपीपी मिलेगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप की चीज़ें होंगी, ठीक है। ऐसी ही सेम आपके लिए बनाऊंगा और उसके अंदर ये सब दूंगा, आप लोग लिखना, सबमिट कर देना। हाँ आप देखो चेक, मैं बच्चे की चेक नहीं करता हूँ डेली, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, ऐसी डीपीपी डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ और फिर शाम को क्या करता हूँ, उसका ऐसा आंसर अपलोड कर देता हूँ, आपको सब कुछ दिखा देता हूँ, उसका सॉल्यूशन अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक एक बच्चे की डीपीपी चेक नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ लेकिन इसका वीडियो सॉल्यूशन करवाता हूँ उनको शाम को डेली, है ना, कि देखो ये आंसर हुआ तो ये क्यों हुआ, ये आंसर हुआ तो क्यों हुआ, ये क्या है क्या नहीं है। बाकी चेक फिर आप खुद कर लो ना यार, आप खुद देख लो ना। मैंने इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के पूरा समझा दिया कि भाई इसमें गलत है, ये सही है, इसको ऐसे लिखना था। अब क्या बच गया, आप खुद देख लो आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मैं एक एक बच्चे की तो चेक नहीं कर सकता ना, ठीक है। लेकिन हाँ वीडियो सॉल्यूशन विद डिटेल्ड आंसर मैं आपको दूंगा, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन में सारे वर्ड बताऊंगा, समझाऊंगा, करूंगा। वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा, ठीक है। डेली का करता हूं मैं खुद, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन में मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, पूरा पैसेज पढ़ के उसका आंसर लिखने सिखाऊंगा, ठीक है। उस वीडियो सॉल्यूशन में मैं ये हिंदी में अनुवाद सिखाऊंगा आपको। उस वीडियो सॉल्यूशन में मैं ये खुद प्रेसी लेता हूं और खुद बच्चे के सामने उसको लिख के दिखा देता हूं कि देख ऐसे ऐसे लिखनी थी, ये करना था। बाकी वो मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा बस, कि हाँ यार ये चीज़ मैंने नहीं लिखी। हाँ ऐसा आप कर सकते हो, अपनी प्रेसी आप मुझे लिख के दिखा सकते हो, सबमिट कर सकते हो, मैं आपकी चेक करके दे दूंगा। बट ऐसा मतलब मोस्टली तो आप 2-4-5 दिन देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। बट फिर भी आपको लगे कि सर देखो मैंने 2-3 दिन प्रैक्टिस की है, अब एक बार आप मेरी प्रेसी देखो, है ना, मैं कैसी लिखता हूँ, तो मैं चेक भी कर दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं। बट हाँ ये रोज नहीं हो पाता ना यार, कि मैं रोज हर बच्चे की डीपीपी से चेक नहीं कर सकता। मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दूंगा, बट दैट विल बी मोर देन इनफ, वो आपके लिए इनफ होगा। अगर आप सही समझदार सेंसिबल बच्चे हो, उस सॉल्यूशन से आप सब कुछ समझ जाओगे कि हाँ यार मुझे ऐसा करना चाहिए था, ठीक है। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और ये जो अपना सिलेबस था पूरा मैंने आपको बता दिया कैसा चलेगा। और ये डीपीपी के लिए वो सिर्फ 999 रुपये मैंने फीस रखी, वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखो उधर चलते हैं। अब देखो ये पूरा समझा दिया था ना, अब आगे चलते हैं। देखो अब देखो ये एपीओ मेंस का जो एग्जाम है ना, एक्चुअली में ये आरएस मेंस के जैसा का जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा वो सिलेबस कम ज़्यादा है बट वो सेम टू सेम है, वही सब्जेक्टिव पेपर है, कैसे लिखना है क्या लिखना है वो सब कुछ वो सेम टू सेम है। बस पैराग्राफ नहीं है, एलेबोरेशन नहीं है, वोकैब नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखो आरपीसी मतलब आप मेरे पे विश्वास रख सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया है कि आरएस में कैसे पेपर आते हैं, क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे जो पुराने वीडियो, जो 1 साल पुराने वीडियो आप एक बार देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद आप अपना एपीओ का पेपर देखना, मैंने उसका सॉल्यूशन भी कराया। इससे पहला जो वीडियो अपना इसी यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने एपीओ प्री का पेपर का सॉल्यूशन कराया। मैं आपको सच कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन पढ़ाने से बाहर नहीं था, सब कुछ उसके अंदर से था, है ना। तो आप थोड़ा विश्वास रखो, आरपीसी है ना, तो आप मेरे पे विश्वास रख सकते हो। मैं नंबर मतलब बहुत इजीली तो नहीं कटने दूंगा आपकी किसी भी कीमत पे, ठीक है। और दूसरी बात देखो, अपनी एक वेबसाइट है, कौन सी, राज आरएस, है ना। राज आरएस के ऊपर जो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसके ऊपर खूब सारे प्रैक्टिस पेपर डाल रखे हैं हमने। हिंदी के लिए भी खूब सारे हैं, इंग्लिश के लिए भी खूब सारे हैं। आप अपना टॉपिक देखो कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, उनकी प्रैक्टिस कर लो। वहाँ पे खूब सारी प्रैक्टिस पड़ी है वहाँ पे, मतलब बीके रस्तोगी सर वाली जो बुक है, वो मान लो उस जैसे जो भी क्वेश्चन है ना, वैसे वो सब खूब सारा उसके अंदर प्रैक्टिस का मटेरियल पड़ा है खूब सारा, ठीक है। तो आप उस पर खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैटर की तरफ से, हमारी तरफ से आपके लिए कभी कोई कमी नहीं आएगी किसी चीज़ की, ठीक है। उसके बाद देखो क्लासें मैंने आपको बताई थी, 35 क्लासेज होंगी। कितने दिन लगेंगे, 50 दिन लगेंगे, ठीक है। मतलब कभी कभी छुट्टी हो जाती है तो मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो 21 अप्रैल मैं आपको बताता हूँ, आज कितनी, 3 मार्च है ना, सॉरी 6 मार्च है, सॉरी 6 मार्च है। और मान लो आप मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ 21 अप्रैल को, ठीक है। 21 अप्रैल को मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगा बिल्कुल मेरी तरफ से। मतलब मैं ये 50 दिन लेके चल रहा हूँ बट मैं पहले करवा दूंगा। मैं आपको 21 अप्रैल को फ्री कर दूंगा मेरी तरफ से कंप्लीटली, ठीक है। और आपका एग्जाम फिर भी कब है, 1 जून को। फिर भी देखो 21 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में कितने दिन बचते हैं, 40 दिन बचते हैं। चलो मान लो मैं 21 अप्रैल को नहीं भी कर पाया, मैंने 25 अप्रैल को आपको फ्री कर दिया, तब भी कितने दिन बचते हैं, 35 दिन बचते हैं। तब भी उन 35 दिनों में आप मार्केट के अंदर जितनी भी टेस्ट सीरीज है, जो भी टेस्ट सीरीज आप सब दो। मैं ये नहीं कहता किसी की खरीद के दो, अरे टेलीग्राम पे खूब मिल जाती है, या फिर ये जो जितने भी फोटो स्टेट की जो दुकानें होती है वहाँ मिल जाती है। आप किसी भी कोचिंग का बोलो कि उनकी मुझे वो टेस्ट सीरीज दे दो,
मतलब जो भी जिसने भी करवाई हो या भी जो भी मार्केट में जो भी मैटर अवेलेबल हो पेपर 4 से आपके इंग्लिश से रिलेटेड, आप उसकी प्रैक्टिस करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे से उसके बाद डाउट पूछो कि सर मैंने ये यहाँ का किया था, इसमें इंग्लिश के अंदर ये पेपर हुए थे, ये मैंने प्रिंट आउट ले लिए, अब मैंने खुद घर पे बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, वो सब मैं आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है। उस काम के लिए आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं अभी? 40 दिन, यानी कि 40 दिन में आप पूरा मार्केट खंगाल सकते हो। क्यों? आप तैयारी तो आप पूरी करके बैठ गए अपनी इंग्लिश की, अब क्या करना है? अब तो कहीं का भी कोई पेपर मिलता है अपना लगा लो बस, और क्या करना है, ठीक है। यानी कि इस 40 दिन आपको मैं फिर भी फ्री छोड़ दूंगा सब कुछ करवा के। फिर देखो ऑल टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज मार्केट में कैसी भी टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, उसमें कोई भी डाउट है औरत आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी 35 दिन आप अच्छे से पढ़ाई करना, उसके बाद आप फुल फ्री हो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। एडीजी के मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या है देखो, संक्षिप्तीकरण ये सॉरी ये ट्रांसलेशन दोनों 8-8 नंबर के 16, 8 नंबर के प्रेस, इतनी अगर एडीजी वाले कुछ 2-4 बच्चे हुए तो मैं उनके लिए थोड़ा सा अलग से क्लास लगा दूंगा, इतनी मदद कर सकता हूं। उनको प्रेस ही थोड़ी सिखा दूंगा और थोड़ा ट्रांसलेशन सिखा दूंगा, बाकी मैं कोई कमिटमेंट उनसे नहीं कर रहा हूं किसी प्रकार का, ठीक है। तो जितना होगा उतनी मदद कर दूंगा, वो भी अगर कोई एक आध बच्चे हुए तो, वरना वो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। क्योंकि उनका एग्जाम तो बहुत जल्दी ही है, मार्च में ही है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, 2-3 दिन बचे होंगे मुश्किल से। चलो छोड़ो उनको, तो कोई बात नहीं, अब जो टाइम गया वो तो गया, ठीक है। सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेंगे, ठीक है। एपीओ की वैकेंसी, आरजीएस की वैकेंसी, ये मैंने क्या लिखा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। एपीओ का रिजल्ट आ चुका है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, मानो मेरी बात, आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है यार। इतना अच्छा मौका नहीं मिलता है नौकरी लगने का, रोज रोज नहीं आता है किसी की ज़िंदगी में। आपके आया, आप इसका पूरा फायदा उठाओ, अच्छी से तैयारी करो और इसको एग्जाम को निकाल जाओ अच्छे से। आप कितना भी मानो, बहुत लोग तैयारी करने वाले नहीं होते हैं, अगर बहुत लोग होते तो इतनी कम कट ऑफ और ये सब नहीं होते हैं। आप अच्छे से तैयारी करो, आप निकाल जाओगे, दुनिया की छोड़ो, ठीक है। उसके बाद देखो, ये फीस मैंने आपको बता दी कितनी है अपनी, उसकी फीस 999 रुपये। कितनी? 999 रुपये। मतलब मैंने मेरी तरफ से जितनी कम हो सकती है ना उतनी रखी है। अब जो बेयर मिनिमम खर्चा है वो तो मुझे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे वो तो लेना ही पड़ेगा ना, बाकी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। डीपीपी मिलेगी आपको, डीपीपी का सॉल्यूशन वीडियो मिलेंगे आपको, डीपीपी का सॉल्यूशन अलग से मिलेगा, डाउट ग्रुप अलग से बना दूंगा, पीडीएफ ऑफ क्लासेस, जितनी भी क्लासेस अपनी यूट्यूब पे होगी उन सब की पीडीएफ मिलेगी आपको, हाथ से कुछ नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइम ही नहीं हाथ से लिखने का यार, बच्चा कितना लिखेगा, नहीं लिखना आपको सबकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। 4 फुल लेंथ पेपर होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, 4 पेपर लूंगा आपके, चारों के वीडियो सॉल्यूशन होंगे। डेली की डीपीपी होगी, डेली का उसका वीडियो सॉल्यूशन होगा, और आपको क्या मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी मेरी, ठीक है। कितने रुपए में? सिर्फ 999 रुपए में। लेकिन देखो मैं ये सब चीजें बहुत लोगों के लिए नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोगों को ट्रैक नहीं कर सकता हूँ, मैं बात भी तो नहीं कर सकते ना, दिन में कितने लोगों से बात कर सकते हैं हम, कितने के फोन उठा सकते हैं। तो ये सिर्फ 100 बच्चों के लिए बस, क्योंकि आप ये मान लो मैं इससे ज्यादा खुद भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा कि 100 से ज्यादा बच्चे यार फोन करेंगे, कोई प्रेसी चेक करवा रहा है, मान लो दिन में मेरे को 50 बच्चों ने प्रेसी लिख के भेज दी, मैं थोड़ी ना चेक कर पाऊंगा इतनी आसानी से, क्योंकि उधर आरएस के भी मेरे बैच चलते हैं, मतलब उधर भी मतलब काफी बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, उनका भी बहुत कुछ देखना है, करना है, बहुत सारा टाइम भी नहीं। अभी देखो बहुत रात को बहुत लेट हो चुकी है, अभी मैंने जस्ट क्लास खत्म की थी, उसके बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ 100 बच्चों के लिए, जो 100 बच्चे मेरे पे विश्वास करके आएंगे ना, उनका मैं लास्ट तक साथ दूंगा, है ना। और कोई 1 रुपया भी आपसे ज्यादा नहीं ले रहा हूँ किसी भी प्रकार से, आप आराम से देख लो, सोच लो, आप उसके बाद ये डिसाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, ये कोर्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको कहाँ पेमेंट करना है, इस सब की इन्फॉर्मेशन आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना, जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। वरना आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको फ़ोन नंबर दिए थे ना, वो देखो इस स्लाइड के ऊपर फ़ोन नंबर है, कहाँ गए वो, अरे यहाँ भी लिखे हैं, सॉरी, ये देखो यहाँ भी लिखे ना। वरना आप इस फोन नंबर पे फ़ोन करके भी मेरे से पूछ सकते हो। आप ऐसा मत, ये 1000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं ये कोई खा के भाग जाऊँगा आपके, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप नहीं भी दोगे तब भी यार, मैं तो यूट्यूब पे तो मुझे तो पढ़ाना ही पढ़ाना भाई। देखो कोई उठे ना उठे, सुबह सूरज तो निकलेगा ही निकलेगा ना, मुझे तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। और रही बात, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ बच्चों के मेरे पास फ़ोन भी आए थे, तो कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर ऐप बना लो या फिर कुछ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐप बनाना है ना, ऐप बनाना, और बताऊँ आपको ऑफलाइन क्लासेस शुरू करना, ये कुछ भी नहीं है। ये आपको लगता होगा ये बहुत बड़ी चीज़ है, बट मैं आपको बताऊं, मैं इस मार्केट में हूँ, बहुत अच्छे से एक अच्छी खासी कोचिंग रन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये कुछ भी नहीं है, ये मात्र 20 से 25 मिनट का काम होता है, कुछ भी नहीं है। ऐप के लिए कुछ नहीं करना, अपनी ऑलरेडी एक ऐप तो है ही, एक फ़ोन करना है, 1 मिनट में ऐप बना देगा वो, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, ऑफलाइन बिल्डिंग, ऑफलाइन क्लासेस लगाना, ये कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत करो। मैं आपको जो दे रहा हूँ ना उस पर विश्वास रखो। कोई भी टीचर होता है ना यूट्यूब पे अपना बेस्ट देता है हमेशा, पता है क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे दुनिया उसको देखेगी, लोग उसको देखेंगे, तभी उसको देख के उसके पास आएंगे ना। तो आप भरोसा रखो, मैं जितना मान लो कि जितना कर सकता हूँ ना, मैं उतना करूँगा यूट्यूब पे आपके लिए। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना। और दूसरी बात देखो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं मतलब कुछ थोड़ा बहुत डाल दिया, नहीं डाला,
ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा, क्योंकि बात पैसे की नहीं, बात ये है कि आप में से किसी भी एक बच्चे ने भी मेरे पे भरोसा करके मेरे को देख लिया, फॉलो कर लिया, तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मुझे पता है बच्चे यार कैसी कैसी स्थिति में पढ़ते हैं ना। देखो बड़े बड़े टीचर हैं, ये लोग नहीं जाते हैं बच्चों के पास, मैं मतलब ऐसा इंसान हूँ ना, मैं कहीं भी जाता हूँ, बच्चों से मिलने जाता हूँ, उनके रूम पे भी चला जाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चों की व्यथा सुनता हूँ, उनकी कहानी सुनता हूँ। बच्चे बताते हैं बेचारे, कोई कैसी स्थिति में पढ़ रहा है आप सोच नहीं सकते हो। आज मैं 2 बच्चों से मिल के आया, वो आप ये मान लो कि लोग ऐसे ऐसे दूर दूर पाकिस्तान बॉर्डर के पास के गाँव से आके आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं है, कहीं से उधार पैसे लाए हैं गाँव में से, और यहाँ बैठे तैयारियाँ कर रहे हैं। अब वो जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अब वो टीचर अगर उनके साथ जरा सा भी धोखा कर रहा है ना, तो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है वो, सोचो आप एक तरीके से। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं, आप निश्चिंत रहो, आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा सा, तो वो डीपीपी वाला उतना है, जो मैंने आपके सामने सब कुछ खुला खुला बताया, मैंने कुछ भी छुपाया नहीं आपसे उसमें ना, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे से फ़ोन करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। इसकी ये कब करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ पेमेंट करना है, उन सब की डिटेल मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, ठीक है। और चलो नहीं भी कोर्स लेना हो ना, तो भी छोड़ो, आप टेलीग्राम चैनल तब भी ज्वाइन कर लेना, तो उसके ऊपर खूब सारी चीज़ें मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। बाकी देखो, ये इतना तो मेरा कमिटमेंट है कि इतना तो मैं कम से कम कर दूंगा। क्यों? उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, इससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा आपके लिए, लेकिन मैं उसके लिए अभी कहूंगा नहीं, क्योंकि कहने से क्या होता है कि फिर बच्चा डिमांड करता है। लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत मैटर है मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत क्लासें हैं, रिकॉर्डेड है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उससे भी ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ दूँ, बट इतना ही मेरा कमिटमेंट है। लेकिन भाई इतना है कि बस ये मैं 100 ही बच्चों के लिए कर सकता हूँ, इतना, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद निकालूंगा ना मेरा कोर्स, मैं निकालूँ 6,000 का निकालूंगा, आप कहोगे उतने रुपये का निकालूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो 100 बच्चे मेरे विश्वास करके आएंगे ना, वो मेरे फर्स्ट बच्चे हैं एपीओ के या फिर आरजेएस के लिए। आरएस में भी मैंने ऐसा ही किया था, सब बच्चों को मैंने फ्री पढ़ाया था शुरू में। उसके बाद अभी देखो, अभी सबसे ज़्यादा फीस है अपनी आरएस के अंदर, भाई इतनी फीस किसी की भी नहीं मार्केट में, और सबसे ज़्यादा बच्चे हैं उसके बाद भी, है ना, क्योंकि है कोई ना कोई भरोसा, है कोई ना कोई विश्वास लोगों को, ठीक है। तो इतनी सी बात होगी। अब देखो, अब कोई बात नहीं, आपकी बात देख लेना अपने हिसाब से, सोचना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, लेकिन इतनी गारंटी, आप पढ़ लोगे, आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट विल बी इंग्लिश, है ना। आपका जो जितना सिलेबस है ना, जैसे आपका आरजेएस में 600 नंबर है ना, सॉरी 400 नंबर है, उसमें 60 नंबर की इंग्लिश है ना, आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड होगा, बेस्ट, आपको सबसे बेस्ट अगर कोई सब्जेक्ट आता होगा ना, वो इंग्लिश आता होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। और देखो, कोई भी डीपीपी आप मेरे पास लेके आना, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। बुक्स कोई भी आपको लगे, कहीं भी डाउट लगे, आप मेरे से पूछ लेना। टेस्ट सीरीज कहीं की भी आपने ज्वाइन कर रखे हो, आप कोई भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो। प्रैक्टिस पेपर कहीं के भी आप लिख रहे हो, मेरे से डाउट पूछ सकते हो, इंग्लिश के, बाकी मुझे नहीं आते कुछ भी, इंग्लिश के, ठीक है। और देखो, कोई भी कैसा भी डाउट सॉल्यूशन के लिए आप मुझे पूछ सकते हो। दूसरी बात देखो, ये जितना भी सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ये कंसाइज, लास्ट में मैं इसको पूरे सिलेबस को समेट दूंगा एकदम, यानी कि मैं इसको ऐसा बना दूंगा कि आप इसको 2 से 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि देखो, बहुत ज्यादा बिखेर के हमने पढ़ लिया, अब हमें खुद ही नहीं पता कि कहां से शुरू किया था, कहां खत्म कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं, बहुत पढ़ने से कोई मतलब नहीं। ऐसा होना चाहिए कि चाहे कितना भी पढ़ा है, बट वो है हमारी पूरी मुट्ठी में, बंद है एकदम, है ना, चाहे जब रिवाइज कर सकते हैं, आपके काम वही आएगा, ठीक है। तो वो सारा काम मैं कर दूंगा अपने आप, आपको पूरा समेट दूंगा, पूरा रिवीजन कैसे करना सिखा दूंगा। डाउट आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, आप ऐसे लिखना @ask_abhi आप इतना लिख देना, वो आप मेरे से उस पर डाउट पूछ सकते हो। और दूसरी बात देखो, आप जैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे ना, इसके बायो में आपको मिलेगा ask_abhi, यहाँ आप क्लिक करना, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो पर्सनली, आप मतलब वो मेरे टेलीग्राम पे चला जाएगा, डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मैंने बायो में डाल रखा है लिंक, @ask_abhi, ठीक है। एक मिनट रुको, देखो कहाँ चले गए, हाँ ठीक है। और ये फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन कर सकते, अगर कोई भी आपको डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। सब इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। अब देखो, ये तो अब चलो जो बात थी सब खत्म हो। दूसरी बात देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सैटरडे संडे भी लिख रखा है मैंने। ये सैटरडे संडे का मतलब ये है कि, एक मिनट रुकना, अब देखो, देखो सैटरडे संडे का मतलब ये है कि सैटरडे संडे 2 दिन मैं फ्री रहता हूँ, ठीक है। उस दिन त्रिवेणी जो पुलिया है ना अपना जयपुर के अंदर, वहाँ अपना ऑफिस है, ठीक है। आप वहाँ आके मुझे फ़ोन कर लेना, मैं वहीं मिलता हूँ पूरे दिन सैटरडे संडे। तो अगर आपको ऑफलाइन आके मिलना है, ऑफलाइन आके कुछ पूछना है, तो वहाँ भी आ सकते हो। जैसे कुछ डाउट होते हैं बच्चों के ना, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं, वो इतना नहीं है उनको, वो टेलीग्राम पे कमेंट करना है सब, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, सैटरडे संडे वहाँ त्रिवेणी पे अपना ऑफिस है, वहाँ आ सकते हैं। वहाँ आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपसे नहीं लिखी जा रही इंग्लिश है, ये है वो, आप मेरे से आके पूछ सकते हो, मैं आपको आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप एक बार फ़ोन कर लेना और उसके बाद आ जाना सैटरडे संडे, कभी भी सुबह से शाम तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहाँ अपनी बिल्डिंग सब
मैं इसलिए तो कर रहा हूँ ना, ऑफलाइन बिल्डिंग लेना, ऐप बनाना कुछ भी नहीं है। एक बच्चे ने मुझे बोला भी, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, वो कर लेंगे सब कुछ, बाद में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सबको है भी, वो कर क्या लेंगे, सब कुछ है, बट वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ भी हो तो आप वहाँ त्रिवेणी वाली बिल्डिंग पे आके मेरे से पूछ सकते हो, सैटरडे संडे किसी भी दिन, ठीक है। चलो देखो ये सब सुविधाएं ना, ये देखो मैं आपको सच बात बताऊं, इस रुपए में ये बचने वाला कुछ सिस्टम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इतना है कि एक विश्वास जमे लोगों का ना। ये 100 बच्चे होंगे ना, इनका विश्वास ही जीतना है मुझे सबसे पहले। ये 100 से 1000 हो जाएंगे, मुझे पता है ये 100 से 1000 बहुत जल्दी हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा भी फीस रखूंगा तो भी देने वाले आ जाएंगे। बट ये जो पहले 100 बच्चे होते हैं ना, यही सबसे खास बच्चे होते हैं अपने, क्योंकि वो मतलब एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके आए यहाँ पे ना, तो इनको ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मुझे। इनकी जो इनका विश्वास है ना, उसी पे खरा उतरना होता है बस। बाकी आएगी, भीड़ भी आएगी, सब कुछ होगा, खूब बच्चे आ जाएंगे, नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, चलो ठीक ठाक नौकरी चल ही रही है ना, वो सब चीज़ें बाद की बात है। लेकिन ये जो 100 बच्चे हैं तो यही सब कुछ होंगे। देखो इनका हर कीमत में मुझे बाद में साथ देना ही देना है, ठीक है। चलो चलें शुरू करें। अब देखो, चलो अब देख लेना आपको लेना में ना जो भी। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टेंस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टेंस, ठीक है। अब देखो कितना टाइम हो गया, 1 सेकंड रुक जाओ बस, 1 घंटा 8 मिनट, ठीक है। अब देखो, अब शुरू करते हैं टेंस। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एग्जाम पैटर्न। ऐसा मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि एग्जाम पैटर्न से ही हमें पता चलता है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं हमें उसे कितना पढ़ना है, कितना डीप पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ किससे पता चलता है, एग्जाम के पैटर्न से, है ना। कि मतलब जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनमें जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली संस्था हमारी आरपीसी है, उसने किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, ठीक है। वरना बताओ, वरना हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। अब ये इतने सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, अब मुझे इनसे आइडिया लगता है कि आरपीसी इस टाइप का क्वेश्चन पूछती है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डिड सोहन स्क्रैच योर कार्ड। ये सब आरएस के अंदर मतलब आए हुए क्वेश्चन है, आरपीसी के द्वारा पूछे गए हैं, और आपका एग्जाम भी आरपीसी करवाएगी। ये जो एपीओ मेंस वाला, तो ऐसे ही क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और रही बात आरजेएस प्री की, तो उसकी भी आप चिंता मत करो, वो उसमें अगर कुछ अलग है, कुछ और है तो मैं देख लूंगा, सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। डिड सोहन स्क्रैच नहीं आएगा, क्या आएगा, डिड सोहन स्क्रैच। क्यों, डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। माई आंट वॉकड इन द गार्डन व्हेन, अभी आपको नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अभी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा ना मेरे से, अभी आपको आएगा नहीं। बस ये तो मैं सिर्फ आपको एक बार बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले उसके पीवाईक्यू देखने होते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में पूछ क्या रहा है वो एग्जाम वाला ना, फिर हमें पता चलता है कि तैयारी कैसे करनी है। बस वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। माई आंट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन होगा यहाँ पे, वॉज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर, ठीक है सर। ही इज टेकिंग टी, यहाँ पे क्या होगा, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग हर रोज चाय पीता है ना, पी रहा है नहीं, पीता है। ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, ऐसा होगा। हाँ, लाउड क्राइज वॉकड नहीं होता है, वेक होती है फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होती है वॉक। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉक, यानी कि आपसे वर्ब की फॉर्म भी पूछी जाएगी, है ना, ठीक है सर। यानी कि हमें थोड़ी बहुत वर्ब की फॉर्म भी याद करनी पड़ेगी, जो कि हमारे एपीओ मेंस के सिलेबस में नहीं लिखी हुई है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके ऊपर आपको याद करके जानी है, ठीक है। वर्ब की फॉर्म में थोड़ी बहुत आप याद कर लेना, वो इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, वो याद करनी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, ही रिलेटेड सेवरल डिटेल्स कनेक्टिंग विद एक्सीडेंट, ठीक है। ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ही यूज्ड रेदर हार्श वर्ड्स, ठीक है। व्हेन एट लास्ट वी गो टू थिएटर द प्ले वाज ऑलरेडी बिगन। हैविंग बीइंग नहीं आएगा, क्या आएगा, हैविंग बीन टॉट, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होगा, बट एक बार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, चलो अपने टॉपिक की ओर। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आरएस में आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन एपीओ मेंस में आएंगे आपके लिए, ठीक है। एज इट इज संस्था भी सेम ही है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है सर। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एपीओ का आपका जो प्री हुआ था ना, उसको बहुत अच्छे से देखा, उसको बहुत पकड़ने की कोशिश की कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखो हम टेंस को शुरू करें, इससे पहले हमें एक चीज सीखनी होगी, क्या, कि 3 वर्ब होती है। कौन कौन सी 3 वर्ब होती है, एक वर्ब होती है बी, एक वर्ब होती है बी, एक वर्ब होती है डू, और एक वर्ब होती है हैव। 3 वर्ब होती है, कौन कौन सी, एक होती है बी, एक होती है डू, और एक होती है हैव, ठीक है सर। अब देखो ये जो बी वर्ब होती है, ये जो डू वर्ब होती है, जो हैव वर्ब होती है ना, ये क्या होती है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है। ये क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। चलो प्राइमरी छोड़ो, आप इतना याद रखो, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है सर। हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब क्या है कि मेन वर्ब नहीं है, मान लो अब एक बार के लिए अभी ना, ये मतलब किसी की हेल्प करती है। मेन वर्ब भी होती है कभी कभी, बट इतना याद रखो कि ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है सर। चलो ये भी ना याद रहे तो अब देखो काम की बात है, वो याद रखो, क्या कि बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, इज, एम, आर और बी खुद। इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश की ग्रामर में, पूरी डिक्शनरी में ये एकमात्र एक ऐसी वर्ब है, एकमात्र एक ऐसी वर्ब है जिसकी कितनी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म 4 है। कितनी फर्स्ट फॉर्म है, 4 है, वरना बाकी वर्ब की आपको 2 ही मिलेगी। ये एकमात्र ऐसी एक वर्ब है जिसकी कितनी फर्स्ट फॉर्म है, 4 फर्स्ट फॉर्म है। कौन कौन सी, इज, एम, आर और बी खुद।
ठीक है सर, यानी कि बी एक वर्ब होती है जिसकी कितनी फर्स्ट फॉर्म होती है, 4 फर्स्ट फॉर्म होती है, इज, एम, आर और बी खुद। ठीक है सर, सेकंड फॉर्म कितनी होती है, 2, वॉज और वर। ठीक है सर, इंग्लिश की एकमात्र वर्ब है जिसकी कितनी सेकंड फॉर्म है, 2 सेकंड फॉर्म है, वरना सभी वर्ब की कितनी सेकंड फॉर्म होती है, एक ही सेकंड फॉर्म होती है, इसकी कितनी है, 2 है। तो सोचो वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट है ना, कितनी इंपॉर्टेंट है सोचो, है ना। ठीक है सर, फिर देखो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी डब्ल्यू एन बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसकी बी डब्ल्यू एन बीन। ठीक है सर, अब देखो एक वर्ब होती है बी, ठीक है सर, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है 4, कौन कौन सी, इज, एम, आर और बी खुद। ठीक है सर, उसकी सेकंड फॉर्म होती है 2, कौन कौन सी, वॉज और वर। ठीक है सर, उसकी थर्ड फॉर्म होती है 1, कौन सी, बी डब्ल्यू एन बीन। ठीक है सर, समझ गए, है ना, याद रहेगा, याद करना है इसको। ठीक है सर, अब देखो अगर आप इस वर्ब के साथ कोई भी दूसरी वर्ब लिखोगे तो आपको कैसे लिखनी पड़ेगी, V1 प्लस ING। यानी देखो इसका मतलब ये है कि ये वर्ब है ना जो पूरी, ये जो पूरी वर्ब है बी, इसकी किसी भी फॉर्म को ले लो आप, इस को ले लो, एम को ले लो, आर को ले लो, बी को ले लो, वोज को ले लो, वर को ले लो, बीन को ले लो, कुछ भी ले लो, इनके बाद अगर आप कोई भी वर्ब लिखोगे तो कैसी फॉर्म में लिखनी होगी आपको, V1 प्लस ING फॉर्म में लिखनी होगी। जैसे देखो ही इज प्लेइंग, आप क्या बोलते हो, ही इज प्लेइंग, ऐसे ही बोलते हो ना, यानी कि आपने इज लिखा, इसके बाद अगर आपने कोई दूसरी वर्ब लिखी तो कैसी फॉर्म में लिखी, ING फॉर्म में लिखी। अच्छा ठीक है, ही की जगह सोचो अगर आई होता है यहाँ तो फिर क्या बोलते, आई एम प्लेइंग, तो फिर क्या लिखा, फिर भी आपने ING फॉर्म लिखी, यानी कि आप इज, एम, आर, बी, ठीक है, इनके बाद और वॉज वर्ब, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग, ऐसे। ठीक है, तो इनके बाद अगर आप कोई भी दूसरी वर्ब लिखोगे तो आपको कैसे लिखनी है, V1 प्लस ING फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, इसको याद रखना है। बी की फर्स्ट फॉर्म 4 होती है, इज, एम, आर और बी खुद, सेकंड फॉर्म 2 होती है, वॉज वर 2, ठीक है सर, थर्ड फॉर्म होती है BWN बीन। ठीक है सर, इनके बाद कोई भी वर्ब लिखोगे तो कैसी फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, V1 प्लस ING फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। ठीक है सर, फिर देखो दूसरी बात आपको बताता हूं, दूसरी वर्ब होती है डू। दूसरी वर्ब कौन होती है, डू। ठीक है सर, अब देखो डू में क्या होता है, डू की फर्स्ट फॉर्म होती है 2, डू और डस। ठीक है सर, कितनी, डू और डस। सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म को छोड़ो कोई काम नहीं इसका ज्यादा, तो सेकंड फॉर्म होती है डिड। ठीक है सर, अब देखो डू की किसी भी फॉर्म के बाद, डू, डस, डिड, किस डू, डस और डिड, यानी कि डू की किसी भी फॉर्म के बाद अगर आपको कोई दूसरी वर्ब लिखनी है तो कैसी फॉर्म में लिखोगे, V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे आप। कौन सी फॉर्म लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। ठीक है सर, बी की किसी भी फॉर्म के बाद अगर आप कोई दूसरी वर्ब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, V1 प्लस ING। डू की किसी भी फॉर्म के बाद अगर आप कोई दूसरी वर्ब लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है सर, अब देखो तीसरी वर्ब हैव। तीसरी वर्ब कौन है, हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज और हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म हैड, और इसके बाद कोई भी वर्ब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि देखो 3 हमने पढ़ी, कौन सी, बी के बाद आप कोई भी वर्ब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, V1 प्लस ING फॉर्मेट में। डू के बाद डू, डस, डिड के बाद अगर आप कोई भी वर्ब लिखोगे तो कौन से फॉर्मेट में लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, हैव, हैज, हैड। इसके बाद आप कोई भी वर्ब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूं इसमें इसका क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, ये आपको छोटी चीज लग रही है बट इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में पक्का पक्का। आप नहीं पढ़ के जाओगे, गलती कर आओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखो ये आपको ये बात कभी नहीं भूलनी है जो मैंने आपको अभी बताई है ना। अब देखो ये लिखा है डिड, मैंने क्या बताया था, डू की किसी भी फॉर्म के बाद, डू, डस, डिड के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है देखो, स्क्रैच्ड थोड़ी ना होगा, क्या होगा बताओ, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, इसका ईडी हटाना पड़ेगा, स्क्रैच। डिड सोहन स्क्रैच योर कार्ड। ठीक है सर, फिर देखो और बताता हूं आपको, हाँ ये देखो हैविंग आ गया ना, हैविंग, हैव, हैज, हैड, हैविंग, इनके बाद कोई भी वर्ब आएगी तो किस फॉर्मेट में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। तो ये बीइंग थर्ड फॉर्म होती है क्या, बताओ, नहीं। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, BWN बीन। क्या होती है, बीन, BWN बीन, हैविंग बीन टॉट। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में ना, तो इसको आपको याद रखना आगे से कि 3 ही वर्ब होती है, BEB सबसे पहले याद रखना है, BEB, इज, एम, आर और बी खुद, वॉज, वर और BWN बीन, और इनके बाद कोई भी वर्ब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, V1 प्लस ING। फिर दूसरी होती है डू और डज और डिड, इनके बाद कोई भी वर्ब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर तीसरी होती है हैव, हैज, हैव, हैड, इनके बाद कोई भी वर्ब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको याद करनी है आज से। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो उसके बाद देखो, अब ये तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज थी, हेल्पिंग वर्ब थी, तो मैंने आपको बता दी। अब टॉपिक शुरू करते हैं अपना, कौन सा, टेंस। क्या शुरू करते हैं, टेंस। ठीक है सर, अब देखो आप मेरे से ये पूछोगे कि सर टेंस से क्यों शुरू कर रहे हो, मॉडल है, आर्टिकल है, डिटरमिनर है, फ्रेजल वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कुछ और शुरू कर दो ना। नहीं शुरू करना होता है। क्यों, उसकी वजह, क्योंकि
इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने का जो सही क्रोनोलॉजी है वो टेंस से ही शुरू होती है। सबसे पहले टॉपिक पढ़ाना है तो कौन सा पढ़ाना है आपको? टेंस। कौन सा पढ़ाना है? टेंस। वो सब चीजें पढ़ाना, आर्टिकल वार्टिकल प्रेपोजिशन फ्रेजल, वो सब बेकार की चीजें, वो सब बात की बातें। क्यों? क्योंकि उनमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं, उनमें सिर्फ याद करना है। क्या? जैसे आर्टिकल या फिर डिटरमिनर है ना, तो याद ही करना है, उसके अलावा उसमें है क्या? कुछ भी नहीं है। तो उन सबको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे जो काम का टॉपिक होता है कौन सा होता है? टेंस होता है। देखो क्यों पढ़ना, एक और बात बताता हूँ। एपीओ मेंस में ट्रांसलेशन है, मैं आपको बताऊं, पूरा ट्रांसलेशन टेंस पे ही बेस होता है। भाई टेंस पे ही तो बेस होगा ना, टेंस के वरना आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? पूरा टेंस पे बेस है, यानी कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको बताता हूँ वॉइस, वो भी टेंस से निकला हुआ है। और आपको बताता हूँ नरेशन, पूरा टेंस पे बेस है ना। यानी कि जितना अच्छा आपका टेंस होगा ना, उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश की पूरी ग्रामर होगी। अगर आपको टेंस अच्छे से आता होगा ना, तो आप अनसीन पैसेज को समझ भी अच्छे से पाओगे और उसके आंसर भी बहुत अच्छे लिख पाओगे। अगर आपको टेंस अच्छे से आता होगा तो आप प्रेसी को समझ भी अच्छे से पाओगे और उसकी पैसेज को समझ भी अच्छे से पाओगे और उसकी अच्छी प्रेसी लिख पाओगे। अगर आपको अच्छा टेंस आता होगा तो आप अच्छा लेटर लिखोगे, अच्छा नोटिस लिखोगे, अच्छी रिपोर्ट राइटिंग करोगे। टेंस का ही सब कुछ खेल है। तो इस टॉपिक को आप बहुत बड़ा मान के चलो, ये छोटा टॉपिक नहीं है। ये पूरी 60 नंबर की ग्रामर में अपना पूरा रोल प्ले करेगा ये टेंस अकेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को सबसे पहले पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन भी यही है। आप जितनी इंग्लिश सीखोगे ना, उसका फाउंडेशन भी यही है। अगर ये टॉपिक हटा दे और मैं आपको अभी पढ़ाना शुरू कर दूं आर्टिकल या मॉडल या कुछ और, उसका कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि वो फाउंडेशन में आता ही नहीं। वो तो ऐसे हो गया कि हमने घर बनाना शुरू किया और नींव तो रखी नहीं, पहले ऊपर का बनाना शुरू करे तो गिरेगा वो घर, है ना, वो नहीं चलेगा। तो टेंस ही सीखना होता है सबसे पहले, ठीक है सर। अब देखो टेंस में क्या होता है ना, कि आप जब कभी भी टेंस के बारे में सुनोगे ना, आप दो चीजें सुनोगे हमेशा, क्या? टाइम और टेंस, है ना, टाइम एंड टेंस। मतलब मोस्टली बुक में तो लिखा भी यही होता है, टेंस का नाम भी टाइम एंड टेंस। क्यों ऐसा? देखो टाइम क्या होता है, टाइम एक अलग चीज होती है और टेंस एक अलग चीज होती है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, तो कोई बोलता है सर टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ऐसा नहीं होता है, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस नहीं है, वो तो टाइम है, वो तो टाइम के पॉइंट है। वो जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप बताते हो, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट द टेंस। टेंस इट इज ए डिफरेंट थिंग। देखो ये मान लो आपकी टाइम लाइन है, ठीक है, कहीं अनंत काल पहले समय शुरू हुआ था और कहीं अनंत काल तक समय जाएगा, ठीक है सर। ये तो हो गया समय। अब देखो जहां कहीं आप अभी हो ना, ये आपका प्रेजेंट है, ये एक टाइम का पॉइंट ही तो है ना भाई। टाइम तो इधर भी बहुत आगे चलेगा, इधर भी बहुत आगे चलेगा, यानी कि टाइम का कोई पॉइंट है, उसका नाम आपने प्रेजेंट दे रखा है, क्योंकि अभी आप वहां हो। अच्छा, जो बीत गया उसका आपने नाम क्या दे दिया? पास्ट दे दिया। भाई जो टाइम चला गया, वो टाइम का जो पॉइंट जा चुके उनको आपने नाम दे दिया पास्ट, और जो वो टाइम के पॉइंट जो आने वाले हैं उनको आपने नाम दे दिया फ्यूचर। यानी कि ये तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है ना, ये टाइम के पॉइंट होते हैं, ना कि टेंस होता है, ठीक है सर। तो टेंस क्या होता है? टेंस मैं आपको बताता हूं, टेंस क्या होता है। टेंस होता है वर्ब की फॉर्म। टेंस क्या होता है? टेंस होता है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। बस आज के बाद आपसे कोई भी पूछे टेंस क्या होता है, तो सिर्फ आपको इतना ही बताना है, टेंस इज द वर्ब, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। देखो आप बोलोगे कि सर कैसे, ये क्या बात होती है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ही, जैसे देखो एक सेंटेंस लिखा है ही, जैसे चलो दूसरा लिख देता हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है। जैसे लिखो सेंटेंस लिखा आई प्ले, क्या लिखा है? आई प्ले, ठीक है, ठीक है सर। एक लिखा आई प्लेड, क्या लिखा है आपने? आई प्लेड, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, इसके पीछे कितना भी बड़ा सेंटेंस लिख दो, आई प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, ठीक है, और फिर यहाँ लिख दो आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, कुछ भी लिख दो पीछे, आई प्लेड फुटबॉल विद रोहित येस्टरडे, कुछ भी लिख दो, वो छोड़ो उसकी बात। अब देखो कौन सा टेंस प्रेजेंट है और कौन सा पास्ट है, बताओ कौन सा टाइम प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कैसे पता चलेगा? आपने बोला सर ये है प्रेजेंट और ये है पास्ट, कैसे पता चला? आपने बोला सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पता चला मुझे। यानी कि ये फॉर्म वर्ब की फॉर्म ही तो है ना, यही तो टेंस है। ये आई थोड़ी ना टेंस है, इसका क्या रोल है? इसका तो कुछ आई से पता चलता है क्या आपको? कुछ आई से पता चला कि खेलता है, खेल रहा है, खेलेगा, क्या करेगा, नहीं पता चलता ना। तो ये जो बच गया, यही तो क्या है, ये तो टेंस है। यानी कि टेंस क्या होता है? टेंस इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या होती है? टेंस होता है इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इतना याद रखना आप, बस इतनी चीज याद रखनी है, ज्यादा नहीं याद रखनी है आपको। टेंस इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब की फॉर्म होती है ना, जिससे हमें एक स्पेसिफिक टाइम का पता चलता है, उसी को टेंस बोलते हैं, ठीक है। टेंस क्या है? आज से क्या ध्यान रखना है कि वर्ब की फॉर्म होती है, बस यही टेंस होती है, हमें तो इतना ही पता, खत्म बात। टाइम आपको बताई दिया। फिर देखो ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं, दिस इज द पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ टाइम, ये टाइम के पॉइंट्स होते हैं, ना कि टेंस होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है बस कि ये टाइम ही होता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है सर। उसके बाद देखो आपको एक बात बताता हूं मैं, एक काम की बात, क्या कि समय होता है ना, समय बहुत बड़ी चीज होती है। आपने खूब जिंदगी में सुना होगा कि समय बहुत बलवान है ना, तो समय वास्तव में बहुत बलवान होता है। ये जो टाइम होता है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। टेंस तो बहुत छोटी चीज है। टेंस क्या है? टेंस तो कुछ भी नहीं है। टेंस इट इज
टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड नथिंग एल्स। ये एक ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इवन ये दूसरी लैंग्वेजेस में तो होता ही नहीं है, हिंदी विंदी में पता नहीं, स्पेनिश पुर्तगीज में तो है भी नहीं, टेंस नाम का टॉपिक ही नहीं होता है। ये तो सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन समय कितनी बड़ी चीज़ है, समय तो बहुत बड़ी चीज़ है। समय तो हम कितना बोलते हैं कि समय बहुत बलवान है, समय बहुत कीमती है, जो समय की कदर नहीं करता है समय उसको बर्बाद कर देता है, समय हमेशा चलता रहता है, समय कभी नहीं रुकता है, तो समय बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब देखो इस बात से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ ना, आप इस बात को अपने दिल में बैठा लो, इस बात को कि क्या, कि समय बहुत बड़ी चीज़ है, टेंस बहुत छोटी चीज़ है। यानी इसका मतलब क्या है कि समय के हिसाब से टेंस को बदल सकते हो, समय के हिसाब से टेंस को बदला जा सकता है, लेकिन टेंस के हिसाब से समय को नहीं बदला जा सकता है कभी भी। समय बहुत बड़ी चीज है, समय को बदलने की कोशिश मत करना, टेंस को बदल देना, समय को कभी मत बदलना, ठीक है सर। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं, आई प्ले, छोटे एग्जांपल से बता देता हूं बस, कोई दिक्कत नहीं है। फुटबॉल यस्टरडे, मैंने क्या लिखा, आई प्ले फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है, मैंने इतनी सी बात लिखी, ठीक है सर। अब देखो बच्चे क्या कहेंगे, मैंने कहा इसमें क्या गलती है, बच्चे बोलेंगे कि सर आप एक काम करो ना, इस यस्टरडे को हटा दो। आप क्या करो, बच्चे क्या बोलेंगे कि सर आप एक काम करो, इस यस्टरडे को हटा दो, यस्टरडे को हटा दो और यहाँ फुल स्टॉप लग, सेंटेंस सही होगा, आई प्ले फुटबॉल, बिल्कुल सही बात है, सेंटेंस तो सही होगा, आई प्ले फुटबॉल तो होता है। लेकिन देखो एक बात आप जरूर याद रखना, मैंने अभी क्या बोला, समय बहुत बड़ी चीज है, समय बहुत बलवान है। यस्टरडे क्या है, यस्टरडे समय है, यस्टरडे तो समय ना, कल का बीता हुआ कल। आप इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, इसको मत हटाओ, इसको यहीं रहने दो ऐसा ही। यस्टरडे को कभी मत बदलो, यस्टरडे के हिसाब से टेंस को बदल दो। इसीलिए मैंने आपको इतना समझाया, समय बलवान चीज है, समय बड़ी चीज है, समय के हिसाब से टेंस बदलता है, ना कि टेंस के हिसाब से समय बदलो। नहीं, आप क्या करो, इस समय के हिसाब से इस टेंस को बदल दो और इसको लिखो प्लेड, इसको क्या लिखो, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है सर। अब देखो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, आई विल प्ले फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है। अब कई बच्चे क्या बोलेंगे कि सर आप एक काम करो ना, यस्टरडे को हटा के यहां टुमारो लिख दो। अरे टेंस बदल सकते हो, टाइम को कभी नहीं बदलना होता है। अगर सेंटेंस को सही करना है आप टेंस को ही बदलो टाइम के अकॉर्डिंग, इसको चेंज करो, समय को कभी मत बदलो। याद कैसे रखोगे, समय बहुत बड़ी चीज है, टेंस बहुत छोटी चीज है, छोटी चीज बदल सकती है, बड़ी चीज नहीं बदलेगी। अब ऐसी गलती आप एग्जाम में मत करना कि यस्टरडे को काट के टुमारो लिख दिया, सेंटेंस को सही करके आगे नंबर मिलेंगे 0। सेंटेंस सही है आपका, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो, सेंटेंस सही है, नंबर कितने मिलेंगे 0। क्यों, क्योंकि समय बड़ी चीज है। टाइम डिसाइड्स द टेंस, नॉट द टेंस डिसाइड्स द टाइम, नहीं, टाइम डिसाइड्स दी टेंस, यानी कि समय डिसाइड करेगा कि टेंस कौन सा आएगा। समय अगर बीता हुआ कल है तो टेंस पास्ट आएगा, क्या लिखना पड़ेगा, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है। ये बात आपको याद रहेगी, ठीक है सर। नहीं याद रहे एक बार आप 2 मिनट और रिवाइंड करके वीडियो को देखना, आपको समझ में आएगा। ना समझ में आए फिर भी, आप ना समझ में आए तो फिर क्या करना, आप यहाँ ये जो जब भी आप वीडियो देखो इसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट, उसमें कमेंट करना आप, ठीक है, मुझे बताना कि मतलब क्या प्रॉब्लम हुई क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखो थिंग्स टू बी लर्न फॉर एपीयू मेंस एग्जाम, या फिर आरजेएस मान लो कि हमें एक्चुअली में ना एपीयू मेंस और आरजेएस में इस टेंस टॉपिक से रिलेटेड हमें सीखना क्या है, सीखना क्या है। देखो मैं आपको बताता हूं, आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस सीखना है। सबसे पहले तो आपको एपीयू मेंस के लिए, आरजेएस प्री के लिए सबसे पहले तो आपको क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि हम टेंस को पहचाने, ठीक है, कि टेंस है कौन सा, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा है प्रेजेंट, कौन सा है पास्ट, कौन सा क्या है वो सीखे, उसको पहचानना सीखना है सबसे पहले तो, ठीक है सर। फिर आपको क्या सीखना है, करेक्शन ऑफ टेंस सीखना है। फिर आपको सीखना है कि इस जो हमने टेंस को पहचान लिया अगर वो गलत है तो उसको सही कैसे करें। जैसे आई विल प्ले फुटबॉल यस्टरडे लिखा था, तो अब इसको सही कैसे करें, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे करना है ना, उसको कैसे सही करें वो सीखेंगे, ठीक है सर। अब देखो यहां तक की तो बात होती है सिर्फ किसकी, एपीयू मेंस की, सॉरी आरजेएस प्री की, ठीक है। अब ये चीज इंक्लूड है किसमें, एपीयू मेंस में। ये किसमें, एपीयू मेंस में। क्यों, क्योंकि एपीयू मेंस में तो क्या करना है आपको यू विल हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ऑल्सो एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑल्सो ना, वाइस वर्सा। तो आपको दोनों चीज सीखनी पड़ेगी। तो एपीयू मेंस वाले बच्चों को तो ये भी सीखना पड़ेगा क्या, कि ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस कहां सीखना पड़ेगा, टेंस में सीखना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है सर। 3 चीजें सीखनी है अपनो। आरजेएस प्री में तो सिर्फ क्या सीखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस एंड द करेक्शन ऑफ टेंस, ठीक है सर। जो बच्चे एपीयू मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो साथ में क्या सीखेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो 3 चीजें हम कहां सीखेंगे, टेंस में ही सीखेंगे, ठीक है। आपको समझा दिया पूरा, ठीक है सर। अब देखो ये मैंने नीचे कुछ बना रखा है ऐसे, इसका मतलब क्या है कि जितना अच्छा आपका टेंस होगा ना, जितना टेंस की आपको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, आपकी इंग्लिश की ग्रामर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना। वॉइस, नरेशन, टेंस, कंडीशनल, सभी चैप्टर टेंस पे ही डिपेंड होते हैं, टेंस के ऊपर ही खड़े होते हैं सब, है ना। तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि आपको सीखना होगा टेंस की पहचान, ठीक है, पहचान सीखनी है, फिर उसको करेक्शन करना सीखना है, ठीक है सर। फिर तीसरी चीज हमें क्या सीखनी है, ट्रांसलेशन सीखना है, ठीक है। तीनों चीजें सीखनी है, खत्म हो गई बात। बाकी देखो मैं आरजेएस प्री के लिए ऐसे बोल देता हूँ, बट आरजेएस प्री वालों को भी वो सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला था कि आरजेएस प्री देना ही थोड़ी हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट तो उसमें सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट होने के लिए हमें आरजेएस मेंस का भी एग्जाम देना पड़ेगा, और मेंस का एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें ऐसे लिखने पड़ेंगे वहां पे ना। तो आप अभी अपनी फाउंडेशन तैयार करो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, आप अगर प्री का एग्जाम देने के बाद मेरे पास आते हो कि सर ऐसे लिखने सिखा दो, हमें आरजेएस मेंस के अंदर नंबर नहीं आ रहे, मैं नहीं मदद कर पाऊंगा आपकी खुद भी, क्योंकि इतने कम समय में नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन आप अगर आज से मेरे साथ तैयारी करोगे तो इंप्रूवमेंट पक्का आएगा, बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आएगा। आप एकदम यूं मक्खन की तरह लिखोगे वहां पे सब कुछ, कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। लेकिन आप अगर भागे भाग आओगे लास्ट में सिखा दो, नहीं सिखाया जा सकता, कोई नहीं सिखा सकता। जो लोग सिखा भी रहे हैं ना मार्केट में कि बहुत छोटे टाइम में कि हम आपको ऐसे कर दें, नहीं सिखा सकते हैं, वो सब झूठी बातें। कुछ भी नहीं हो सकता है, टाइम चाहिए होता है। ऐसे लिखना मतलब कंपोजिशन करना इंग्लिश के अंदर, और वो भी इतने बड़े बड़े ऐसे 3 ऐसे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, ठीक है। तो अगर अभी समय है, थोड़ा शांति काल है, थोड़ा अभी प्री की डेट भी नहीं आ रखी है, अभी से शुरू कर दो इसको समय देना, अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत अच्छा लिखोगे, लास्ट में कोई भगदड़ नहीं मचेगी, लास्ट में टेंशन नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं आगे। और लगना ही है यार, आप लोग तो बहुत सीरियस लोग हो, छोटे छोटे बच्चे जो नीट IIT की तैयारी करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, 12th पास होती है, कितना सीरियसली लगे रहते हैं आप लोग। तो यार LLB किए हो, कुछ तो प्रैक्टिस लॉयर भी होंगे और भी होंगे, तो आप तो समझ सकते हो ना इस जो समय की जो महत्व है इसका, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको बताया क्या, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 होते हैं, ठीक है सर। अब देखो इनमें क्या होता है ना कि इस प्रेजेंट की 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब देखो ये क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टिन्यूअस, जब भी कहीं नाम आए ना कॉन्टिन्यूअस, तो आप ये समझ जाना कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम चल रहा है। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस मतलब? काम चल रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है, कंटिन्यू है वो, ठीक है सर। परफेक्ट, परफेक्ट जहां कहीं भी नाम आए तो आप समझ लेना कि काम खत्म हो गया। परफेक्ट मतलब काम एकदम परफेक्ट हो गया। परफेक्ट होता ही कब है? खत्म हो गया। परफेक्ट मतलब काम हो गया खत्म, परफेक्ट, ठीक है सर। तीसरा कौन है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है, आप सोचो ना क्या मतलब होगा, इन दोनों को मिला के बनाए कॉन्टिन्यूस को और परफेक्ट को, क्या होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होगा कि काम परफेक्ट यानी कि काम खत्म भी हो गया थोड़ा बहुत, और कॉन्टिन्यूस मतलब थोड़ा बहुत चल भी रहा है। यानी कि इसमें 2 अवस्थाएं होती है 30 चौथे वाले में, कि थोड़ा बहुत काम खत्म हो गया और थोड़ा बहुत काम चल रहा है, ठीक है सर। कॉन्टिन्यूस के अंदर काम चल रहा है, परफेक्ट के अंदर काम खत्म हो गया। अब दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब होता है कि काम थोड़ा बहुत तो खत्म भी हो गया और थोड़ा बहुत आगे चल भी रहा है, तभी तो ये नाम लिखा ना इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है सर। अब देखो एक ऊपर लास्ट बच गया, कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या होता है? ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, है ना, बस ये वाला, और कुछ भी नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखो ये तीनों आपको सिखा दिया। अब देखो प्रेजेंट के 4 होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब क्या? देखो प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है कि करता था, खाता था, जाता था, ऐसा, ठीक है, ठीक है सर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि काम प्रेजेंट में चल रहा है, मैं क्लास ले रहा हूं, आप क्लास देख रहे हैं, ये प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है सर। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि काम प्रेजेंट में खत्म हो चुका है, परफेक्ट मतलब खत्म, ठीक है सर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि काम थोड़ा बहुत तो खत्म हो चुका है, आगे का काम चल रहा है, ठीक है सर। ऐसा ही पास्ट में होता है, 4 होते हैं पास्ट के भी भाई, 4 प्रेजेंट के हो गए, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, कितने हो गए? 12। पास्ट सिंपल करता था, जाता था, खाता था, जो भी है, ठीक है। अब बच गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है काम पास्ट में चल रहा था, आप लोग क्लास ले रहे थे, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है सर। पास्ट परफेक्ट का मतलब काम पास्ट में खत्म हो चुका था, कब? प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम प्रेजेंट में खत्म हो चुका है। पास्ट परफेक्ट मतलब काम पास्ट में खत्म हो चुका था, कि वो ट्रेन के आने से, वो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, है ना, वो पास्ट में ही खत्म हो गया था काम, पास्ट परफेक्ट है। फिर लास्ट कौन बचता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी इसका मतलब क्या है कि काम पास्ट में खत्म भी हो गया था थोड़ा बहुत, यानी कि बड़ा काम होगा, थोड़ा बहुत खत्म हो गया, आधा काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ऐसा ही फ्यूचर है, फ्यूचर सिंपल, जाएगा, खाएगा, पिएगा, जो भी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, काम फ्यूचर में चलेगा। फ्यूचर परफेक्ट, काम फ्यूचर में कहीं खत्म हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे बोलो कि सर 1 जनवरी को तो हमारा एग्जाम खत्म हो चुका होगा, काम फ्यूचर में खत्म होएगा, ठीक है सर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब काम फ्यूचर में थोड़ा बहुत खत्म भी हो जाएगा, आगे का चलेगा भी, ठीक है। बस हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखो ये 12 हो गए, कौन? 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। कितने हो गए टोटल? 12, ठीक है सर। अब देखो इन सब इनके नाम में ही छुपा है, फ्यूचर परफेक्ट खत्म, यानी कि फ्यूचर में काम खत्म। पास्ट परफेक्ट, पास्ट में काम खत्म।
प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट में काम खत्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फ्यूचर में काम कंटिन्यू फ्यूचर में चलेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी फ्यूचर में काम खत्म भी हो चुका होगा और चल भी रहा होगा, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस काम पास्ट में खत्म भी हो चुका होगा और काम चल भी रहा होगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस काम प्रेजेंट में खत्म भी हो चुका होगा और काम प्रेजेंट में चल भी रहा होगा। सब कुछ इनके नाम में छुपा है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। हाँ, ये जरूर याद रखना है, परफेक्ट का मतलब खत्म होना होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब चलना होता है, ठीक है। मतलब काम जारी है, परफेक्ट मतलब काम खत्म है, ठीक है सर। अब देखो 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं छोटे छोटे, 12 टेंस पढ़ लिए, 4 टाइप के सेंटेंस और देख लेते हैं। कौन टेंस पूरे नहीं हुए अभी तो बहुत चलेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन है जस्ट। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में नॉट नहीं है कहीं भी, वो सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। द न्यू रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस फूड, ये जो नया नया रेस्टोरेंट है ये स्वादिष्ट खाने को परोसता है ना। कोई भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं, मतलब सेंटेंस में नॉट नहीं है तो सेंटेंस कैसे पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव बोल दो, अफर्मेटिव बोल दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला सेंटेंस होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब सेंटेंस में नॉट है, ठीक है, नॉट है, नो है, ऐसा कुछ है, उसमें क्या होता है सेंटेंस में नॉट है। ये देखो नॉट लिखा है, दिस न्यू रेस्टोरेंट डजंट सर्व डिलीशियस फूड, ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव हो गया। नॉट कहां आता है, नॉट लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, याद रखना है अपने को। फिर देखो तीसरी बात क्या है, इंटरोगेटिव। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, इंटरोगेटिव। देखो इंग्लिश के अंदर जब कभी भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा, इंग्लिश के अंदर जब कभी भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो क्या होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखा जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखा जाएगा और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। जब कभी भी इंग्लिश के अंदर सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखा जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। इस बात को आपको हर कीमत पे याद रखना है, आप भूलोगे, मैं ये बात कम से कम आपको पढ़ाते समय 100 बार बोलूंगा और आप फिर भी गलती कर पाओगे, भूलोगे, और मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आए हुए दिखाऊंगा, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। यानी क्या मतलब है कि इस इंग्लिश के अंदर जब भी पीछे क्वेश्चन मार्क होगा यानी कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से आगे लिखा जाएगा, ठीक है सर, सीधी सी बात याद रखेंगे। वैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है मतलब क्या हुआ, इंटरोगेटिव है मतलब जब कभी भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखा जाएगा। लिख दिया, देखो डज द न्यू, और नेगेटिव होने की वजह से क्या लिख दिया, नॉट भी लिख दिया, खत्म हो गई बात, बस इतना ही है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बेसिक था थोड़ा सा जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखो अब उसके बाद देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सबसे पहले देखो हम एक बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने कौन सा पढ़ना शुरू किया, टेंस। उसके अंदर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें बताई। अब आपको एक बात बताता हूँ, देखो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप टेंस के बिना कुछ नहीं लिख सकते हो, एक पेन तक नहीं उठा सकते हो। आपको प्रेसी लिखनी है टेंस चाहिए, आपको पैसेज पढ़ना है टेंस चाहिए, पैसेज के आंसर लिखने हैं टेंस चाहिए, ट्रांसलेशन करना है टेंस चाहिए, आपको आरजेएस मेंस के अंदर ऐसे लिखने आपको टेंस चाहिए। टेंस की जरूरत बहुत ज्यादा है। क्यों मैं ये सब बातें कह रहा हूं, क्योंकि आप इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ कि आप जो ये सोचते हो ना कि ऐसा ही आर्टिकल है, ऐसा ही डिटरमिनर है, ऐसी वॉइस है, ऐसा ही टेंस है, ऐसा नहीं है मेरे बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब चीजें अलग है। टेंस रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टॉपिक, ठीक है। उसके बाद के जितने टॉपिक है ना वो सब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे कुछ भी, ठीक है। 2-4 नंबर के ग्रामर के जो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बाकी उनका इफेक्ट अनसीन पैसेज में, प्रेसी में, लेटर में, रिपोर्ट में, नोटिस में नहीं पड़ेगा। आपके जब आप आरजेएस मेंस के अंदर ऐसे लिखोगे वहां उनका फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, उनके ज्यादा नंबर नहीं कटते, कभी उनके ऊपर ज्यादा नहीं ध्यान दिया जाता है। सीखेंगे जरूर, मैं ऐसा नहीं कर रहा हम नहीं सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हम सब कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे, उनको भी बहुत अच्छा सीखेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर सीखना है। तो सबसे पहले मैंने ये सब बात इसलिए कही आपको, आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, फिट कर लो कि टेंस से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है ना अभी के लिए, ठीक है। इवन मैं आपको कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप इतनी बात बिठाइए अपने दिमाग में, ठीक है सर। अब आगे का काम मेरा, मैं अपने आप कर दूंगा। अब देखो टेंस में खेल क्या होता है ना, वास्तव में टेंस में 3 टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। लेकिन हम जो सबसे पहला टेंस पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पास्ट। वो सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आप पास्ट क्यों पढ़ा रहे हो, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ ना, हाँ ठीक है। देखो आप ऐसा बोलोगे कि सर आप ऐसा क्यों करो, पास्ट क्यों पढ़ा रहे हो, सारी दुनिया तो प्रेजेंट पढ़ाती है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग खराब है ना, या फिर मतलब मैं मन मर्जी कैसी चीजें करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत ही साइकोलॉजिकल वे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं उसमें कुछ वजह है पास्ट को पढ़ाने की, क्योंकि आप अभी एपीयू मेंस वाला, अभी एपीयू प्री का एग्जाम हुआ ना, उसमें देखना, उसमें क्वेश्चन देखना, पास्ट से मिलेंगे आपको। और मैं आपको बताऊं, आज चाहे आप मेरी भविष्यवाणी मान लो चाहे कुछ भी मान लो, आप एपीयू मेंस का एग्जाम देख के आओगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा आपको टेंस में या फिर जितना भी ग्रामर का पार्ट आएगा ना उसमें, मतलब
50% क्वेश्चन मैं आपको पास्ट टेंस के दिखा दूंगा, आज भी कराऊंगा आपको, मैं आपको पास्ट टेंस के दिखा दूंगा। चलो वो भी छोड़ो, आप मुझे पुराना कोई भी पेपर ले आना, मुझे दिखा देना, अगर पास्ट टेंस से क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे कह देना। ऐसा पेपर ही नहीं बन सकता इंग्लिश का जिसमें पास्ट से क्वेश्चन ना हो। प्रेजेंट से होगा नहीं होगा नहीं मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। फ्यूचर कोई जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है, छोड़ो उनको। पास्ट का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना है? पास्ट, ठीक है। तो देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो पहले सीख लेते हैं, कम इंपॉर्टेंट है क्या पता उसके बाद अपना ध्यान थोड़ा कम हो जाए और हो जाए, वो बाद में करेंगे ना, कचरा पट्टी सब बाद में देखेंगे। पहले जो हाथी है उसको तो निकालें, बड़ी चीजें उसको तो सीखें, काम की चीजें उसको तो सीखें, बाकी भी सीखेंगे, कोई बात नहीं। देखो एग्जाम उसमें बुक में क्या होता है, बुक में बुक वाला तीनों सेम लिखता है, इतना ही प्रेजेंट लिखता है, इतना ही पास्ट लिखता है, इतना ही फ्यूचर लिखता है। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में पास्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, प्रेजेंट की कम है, फ्यूचर की और कम है, सबका खेल अलग अलग है, ठीक है। तो सीखेंगे पास्ट, प्रेजेंट भी पढ़ेंगे, पास्ट के बाद पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो जब मैंने आपको टेंस पढ़ाना शुरू किया था, देखो पहली बात अपने दिमाग में फिट कर लो, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात अपने दिमाग में फिट कर लो, पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बातें अपने दिमाग में आज ही फिट कर लो मेरी तरफ से, ठीक है। अब देखो जब मैंने आपको टेंस पढ़ाना आज की क्लास में शुरू किया था तो मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी, क्या कि हमें टेंस में सबसे पहले सीखना होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान। फिर हमें क्या सीखनी है? उसका करेक्शन, ठीक है सर। तीसरी चीज हमें क्या सीखनी है? उसका ट्रांसलेशन। तो देखो पहचान के लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, बहुत ईजी काम है, 2 मिनट में सीख जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, पास्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है यार। क्या देखो, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होगी तो टेंस कौन सा है? पास्ट है। अगर वॉज लिखा होगा तो टेंस कौन सा है? पास्ट है। WERE वर लिखा होगा तो टेंस कौन सा है? पास्ट है ना। और देखो ये हेड लिखा होगा तो टेंस कौन सा है? पास्ट है। डिड लिखा होगा तो टेंस कौन सा है? पास्ट है। कुड लिखा होगा तो टेंस कौन सा है? पास्ट है। वुड लिखा होगा तो टेंस कौन सा है? पास्ट है। इसके साथ एक और लिख लो लास्ट में, माइट, MIGHT, माइट। अगर माइट लिखा होगा तो टेंस कौन सा है? पास्ट है। अगर माइट लिखा होगा तो टेंस कौन सा है? पास्ट है। यहां पे लिख लो, देखो MIGHT, ठीक है। अगर माइट लिखा होगा तो टेंस कौन सा है? पास्ट है, ठीक है। 1 मिनट रुकना, मैं देख लेता हूँ क्लास तो सही चल रही है ना। हाँ ठीक है। अब देखो अगर माइट लिखा होगा तो टेंस कौन सा है? पास्ट है। बस इतनी सी तो पहचान है, इस पे क्या है? अगर ISMR लिखा होगा तो ISMR लिखा होगा तो सर पास्ट है क्या? नहीं है। तो क्या है? प्रेजेंट है। ये देखो प्रेजेंट की पहचान लिखी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट होगा। डू डस होगा तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट होगा। ISMR होगा तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट होगा। हैज हैव होगा तो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट होगा। बस कितनी सिंपल बात है यार। अब सोचो ना, इज लिखा है तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट है सर, ठीक है सर। वॉज लिखा है तो कौन सा? WS वॉज लिखा है तो सर पास्ट है। हेड लिखा है तो पास्ट है। डिड लिखा है तो पास्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो पास्ट है। कुड लिखा है तो पास्ट है। वुड लिखा है तो पास्ट है, ठीक है सर। हैज हैव लिखा है तो प्रेजेंट है। ISMR लिखा है तो प्रेजेंट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो प्रेजेंट है। डू लिखा है तो प्रेजेंट है। डस लिखा है तो प्रेजेंट है, ठीक है। बस ये पहचान सीख गया। अच्छा अब तीसरी बात बच गई, 2 तो सीख गए, अब बच गया फ्यूचर। फ्यूचर की क्या पहचान होती है? फ्यूचर की पहचान ना तो मैं कभी लिखूंगा ना कोई बात, आपको याद रखनी सीधी सीधी। क्या पहचान होती है फ्यूचर की? यार जब विल शैल होगा तो फ्यूचर होगा। अब इसको मैं क्या लिखूं बताओ अलग से? विल शैल होगा तो फ्यूचर होगा, बात ही खत्म हो गई। चलो इनमें तो ज्यादा चीजें थी तो मैंने लिख दी। विल शैल होगा तो फ्यूचर होगा, बस सीधी सी बात है। विल शैल नहीं है तो फ्यूचर नहीं। फ्यूचर की सीधी सी पहचान है क्या? विल और शैल, खत्म बात। सीख गए तीनों, तीनों की पहचान सीख गए सर। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो अब देखो सबसे पहले हम सीखना क्या शुरू करेंगे? पास्ट टेंस। क्या शुरू करेंगे? पास्ट टेंस, ठीक है सर। अब देखो पास्ट टेंस में आपको एक बात बताता हूं, क्या कि आप मेरी एक बात याद रखो, जो इसके ऊपर लिखी हुई है, देखो आप पढ़ो कि इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो वो किस में चलेगा? पास्ट में। खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। ये मैंने यही बताया इसके अंदर। देखो अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू हो गया, देखो इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस, इसके ऊपर स्टार लगा, कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो देखो ये एरो मतलब चलेगा भी पास्ट में और खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो वो चलेगा भी किस में? पास्ट में। खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। इतनी बात आपको याद रखनी है। देखो ये बात किसी बुक में नहीं लिखी हुई है, कहीं नहीं लिखी हुई है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा जल्दी से, मतलब यार वो क्वेश्चन आता है, वो बड़ी मुश्किलों से आप सीखते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो तब ये सब चीजें सीखते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना होता है, क्योंकि सीधी सीधी किताब में नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी लिखी हुई, ठीक है। बट एक बात बहुत काम की है कि कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होता है तो खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। चलेगा भी किस में? पास्ट में। आप इस बात को याद रखना, और मेरे हिसाब से बात याद रखना बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं बताई है, बहुत सिंपल सी बात बताई है कि कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो चलेगा भी किस में? पास्ट में। खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। कोई बड़ी चीज नहीं, याद रखोगे, और मेरे हिसाब से आप आज के बाद कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। मैं इस इतनी सी बात से, सिर्फ इतनी सी बात से मैं पूरी नरेशन सिखा दूंगा आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा सिखा दूंगा, सिर्फ इतनी सी बात से जो मैंने अभी आपको बताई है। आप
इतनी सी बात याद रख लेना, ये पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, नरेशन सिखाना मेरी गारंटी है, एग्जाम में एरर निकालना मेरी जिम्मेदारी, मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखना, क्या कि पास्ट में शुरू और पास्ट में खत्म, बस ठीक है, सीख गए। अब देखो इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन है, आप करके देखो। पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्वेश्चन है, आप करो। 2 मिनट का टाइम दूंगा आपको, आप 2 मिनट करो, इनको देखो, समझो, पढ़ो, ठीक है। और देखो 2 मिनट का टाइम देने का मतलब ये नहीं मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो, अभी आप कर लिया। अब देखो पॉज किया था ना आपने, अब आप पॉज करके उसको 2 मिनट रोक के रखो, 10 मिनट रोक के रखो, 15 मिनट रोक के रखो, आपकी मर्जी है, पर एक क्वेश्चन करो, उसके बाद इस आगे वीडियो को देखना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो कि मैंने आपको क्या बताया, कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में, ठीक है। अब ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये कोई मैंने मेरे मन से नहीं बनाए हैं, ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि अब पहला सेंटेंस पढ़ के देखो, इसमें एरर क्या आप पहचानो कि क्या लिखा, देखो डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट टेकन द एग्जाम। अब देखो डिड का मतलब क्या होता है, डिड का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड किसकी पहचान है, पास्ट टेंस की, यानी कि सेंटेंस किस में स्टार्ट हुआ, पास्ट में, खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। तो यहां हैज नहीं आ सकता, क्या आएगा, हैड आएगा। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैड नॉट टेकन द एग्जाम, क्या उसने आपको बताया कि उसने एग्जाम क्यों नहीं दिया था, ठीक है सर। अब देखो आपको एक बात बताता हूं, इंग्लिश के अंदर होता है टेक एग्जाम, इंग्लिश के अंदर क्या होता है, टेक एग्जाम, और हिंदी में क्या होता है, एग्जाम देना, यानी कि इंग्लिश में उल्टा होता है। आप अगर ऐसा बोलोगे ना कि मैंने एग्जाम दिया, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि आई टुक एग्जाम, ठीक है। और टीचर क्या बोलेगा, आई गिव एग्जाम। लेकिन हिंदी में क्या होता है, उल्टा होता है, टीचर बोलता है मैंने एग्जाम लिया, और बच्चा बोलता है मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, उल्टा होता है। तो टेक एग्जाम क्या करेगा, स्टूडेंट करेगा, स्टूडेंट विल टेक एग्जाम, यानी कि स्टूडेंट एग्जाम देगा। यू विल टेक एग्जाम ऑफ एपीओ मेंस, यानी कि आप एपीओ मेंस का एग्जाम दोगे। आप ऐसे मत बोलना आई विल गिव एपीओ मेंस एग्जाम, नहीं, आपको क्या बोलना पड़ेगा, आई विल टेक एपीओ मेंस एग्जाम, है ना, उल्टा होता है, ठीक है, याद रखना हमेशा इस बात को। फिर आगे देखो, शी फेल्ट रिलीव्ड व्हेन द एग्जाम इज फाइनली ओवर, उसने बहुत रिलीव महसूस किया, कब, जब एग्जाम फाइनली ओवर हो गया। बट ये मैंने ऐसे बोल दिया, हिंदी का ट्रांसलेशन आप मत करो हिंदी, आप ऐसे ही एरर निकाल दोगे। फेल्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्यों, कैसे पता चला, बिकॉज आई नो दैट फील इज द फर्स्ट फॉर्म, फील FEEL, फील इज द फर्स्ट फॉर्म एंड फेल्ट इज द सेकंड फॉर्म। Felt is the second form means that sentence is starting in past tense, है ना, सेंटेंस किस में स्टार्ट हो रहा है, पास्ट टेंस में, ठीक है सर। सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होगा तो सेंटेंस खत्म भी किस में होगा, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स इन पास्ट टेंस दैट सेंटेंस विल एंड इन पास्ट टेंस, तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। तो इस थोड़ी ना आ सकता है, क्या आएगा बताओ सर, इसकी जगह वो जाएगा, खत्म बात। क्या देखो, शी फेल्ट रिलीव्ड व्हेन द एग्जाम वाज ओवर, है ना, ठीक है सर, फाइनली ओवर, ठीक है सर। आगे देखो थर्ड नंबर सेंटेंस, They decided to go for a walk after the rain has stopped। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद निकाल सकते हो इसके अंदर। देखो डिसाइडेड वर्ब की कैसी फॉर्म है, डिसाइडेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म इज द डिसाइड, द सेकंड फॉर्म इज द डिसाइडेड। तो ये डिसाइडेड अगर सेकंड फॉर्म है, इट मींस दैट सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। सेंटेंस किस में स्टार्ट हुआ, पास्ट में, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेंटेंस खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। तो फिर चलते जाओ, ये क्या आ गया, हैज, तो क्या हैज पास्ट है, नहीं है, तो हैज क्या है, हैज तो प्रेजेंट है सर। तो फिर क्या करना पड़ेगा, काटो इसको, क्या लिखोगे इसकी जगह, हैड, ये लो जी हैड, दोबारा लिख दो सेंटेंस को, हैड लिख के सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखो, शी रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ, उसको रियलाइज हुआ, शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसने जो गलती की थी वो उसको मतलब रियलाइजेशन हुआ कब, एज सून एज शी सीज द रिजल्ट, है ना। अब चलो इसको छोड़ो, अब देखो रियलाइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कैसे पता चला, PCD लगाए ना, रियलाइज तो सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है सर। सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया, पास्ट में, खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। चलते जाओ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, चलते जाओ। सीज, ये सीज क्या होता है, सी तो होता है फर्स्ट फॉर्म, तो गलत हो गया ना, क्या लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट हियर SW सॉ, है ना। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक एज सून एज शी सॉ द रिजल्ट, जब उसने रिजल्ट देखा तो उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। जैसे मान लो, अब जैसे आपका APU प्री का रिजल्ट आया था, अब किसी बच्चे का नहीं क्लियर हुआ, अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेता, कितना अच्छा मौका था, कितने सालों बाद आया था, अगर मेरा प्री हो जाता तो मैं मेन से निकाल लेता पक्का, मैं बहुत मेहनत कर लेता, बट नहीं है ना उसके पास मौका, आपके पास है, उसका फायदा उठाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो रह गए बेचारे, आप नहीं रहे हो, आपके पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है, ये फायदा है, तो इसका लेना है अपने को, जाने नहीं देना आज से, वरना मेंस के बाद पछताओगे आपके, अरे यार क्या करे, वो तो मेंस में थोड़ी कमी रख दी, थोड़ा वो तो और ध्यान देता, थोड़ा फोन ना चलाता, थोड़ा ये कर लेता, वो कर लेता, तो निकल जाता, ठीक है। और देखो कितनी अच्छी बात है, कोई इंटरव्यू नहीं है, इसी के आधार पर नौकरी मिलेगी, फुल नंबर लाओ, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ, ठीक है। फिर देखो अगला, द विक्टिम कौन होता है, विक्टिम देखो APU मेंस वाले बच्चों के बहुत काम आएगा, क्या कि विक्टिम होता है पीड़ित। विक्टिम कौन होता है, विक्टिम होता है पीड़ित, ठीक है सर। पीड़ित जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है, वो होता है पीड़ित। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, ट्राइड वर्ब की कैसी फॉर्म है, ट्राई
ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस किस में स्टार्ट हुआ, पास्ट में। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, विक्टिम ने हमें बताने की कोशिश की व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड। देखो हैज तो प्रेजेंट हो गया ना, नहीं आ सकता ना, क्या आएगा, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, बट हिज वॉइस इज थोड़ी ना आएगा, इस तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट आएगा भाई, शुरू पास्ट में हो रहा है तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में, चलेगा भी किस में, पास्ट में, तो इस थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। जो पीड़ित था उसने हमें बताने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं दी। ठीक है सर, अगला देखो, आई कुड नॉट रिकॉल, कुड क्या होता है, पास्ट होता है, मैंने अभी बताया आपको, कुड पास्ट होता है, कुड नॉट रिकॉल, मैं नहीं याद कर पाया। व्हाट हैज शी टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद अशोक, मैं नहीं याद कर पाया कि उसने अशोक के साथ उसका क्या लेना देना है, वो मुझे याद नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसको छोड़ो। कुड पास्ट है, हैज आ सकता है क्या, आप बोलोगे कि नहीं आ सकता सर, क्यों, क्योंकि हैज तो प्रेजेंट है, क्या आएगा यहाँ पे, पास्ट आएगा। पास्ट क्या होता है, हेड होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, हेड लिख दो। अच्छा मैंने हेड लिख दिया, सेंटेंस सही हो गया, आप बोलोगे हो गया सर, नहीं हुआ, अभी भी गलत है। क्या गलती है बताओ, देखो गलती क्या, मैं आपको बताता हूँ। क्या, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, मैंने आपको एक बात बताई थी, बहुत छोटी सी बात थी, आपने सोचा होगा तो क्या ही काम आएगी, लेकिन देखो कितनी बड़ी बात थी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आपको एक बात बताई थी, बहुत सिंपल सी। क्या मैंने क्या बात बताई थी कि, एक मिनट रुको, कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जब भी इंटरोगेटिव बनाएंगे तो लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिखना होगा। कहां लिखना होगा, सब्जेक्ट से आगे। ठीक है सर, कब बताया था, जब मैंने कहा था जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तब। अब एक बात बताओ मुझे, क्या ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्या पीछे क्वेश्चन मार्क है, पीछे क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है ना, तो फिर इसका मतलब सेंटेंस तो इंटरोगेटिव नहीं है। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है तो फिर आपने इस सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब को क्यों लिखा, गलती कर दी आपने। तो क्या करो, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखो, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा लिखना पड़ेगा, शी हैड टोल्ड मी, क्या लिखना पड़ेगा, शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोती। मुझे याद नहीं है कि उसने उसका और मोती के बारे में क्या लेना देना है, वो जो उसने मुझे बताया था। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बोलोगे सर वोट आया है ना, तो फिर इसका तो मतलब तो यही होगा कि सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, देखो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, मैंने आपसे क्या पूछा, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, मैंने एक तो बात ये पूछी आपसे, तो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। ठीक है, अब मैंने एक बात बोली आपको कि मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, मैंने बोला तो वही है उसका नाम क्या है, लेकिन मैं साथ में क्या बोल रहा हूं कि मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, नहीं पूछ रहा हूं। क्या मैं आपसे उसका नाम पूछ रहा हूं, नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है ना। आप दोनों सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता वो कहां गया है, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूं कि वो कहां गया है मुझे बताओ, मैं तो ये बता रहा हूं आपको कि मुझे नहीं पता वो कहां गया है। एक मैं आपसे पूछूं कि वो कहां गया है यार, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, पूछ रहा हूं कि वो कहां गया है, वो सवाल है। ठीक है, तो देखो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। वो यहाँ पे है कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे नहीं आएगी, बाद में आएगी। व्हाट शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद अशोक। ठीक है, चले आगे। ठीक है, गुड। देखो धीरे धीरे करते समझ जाओगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंसान को मतलब पहली बार पता चलती है तो ऐसा होता ही है ना कि धीरे धीरे समझ में आती है। कोई बात नहीं, एक दो बार देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, समझ में आने शुरू हो जाएगी। अगला देखो, आई आस्क्ड द डीलर, क्या लिखा है देखो, आई आस्क्ड कैसी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस किस में स्टार्ट हुआ, पास्ट में। आई आस्क्ड द डीलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वाज क्या है, पास्ट, तो सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है सर, वेदर इट इज, अरे इस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो क्या आएगा, प्रेजेंट थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, पास्ट आएगा। इसका पास्ट क्या होता है, वो वेदर इट वाज रियली मेड इन कोरिया और नॉट। आई आस्क्ड द डीलर what the price of that bicycle was, whether it was really made in Korea or not। ठीक है, चले आगे। We celebrated कैसा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट है। ठीक है सर, बिकॉज नीरज चोपड़ा, विन थोड़ी ना आएगा, विन तो प्रेजेंट होता है, क्या लिखना पड़ेगा, वन, WON1 है ना, नीरज चोपड़ा वन दी गोल्ड मेडल। ठीक है, वी सेलिब्रेटेड बिकॉज नीरज चोपड़ा वन दी गोल्ड मेडल, हमने सेलिब्रेट किया क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक, गुड सर। आगे देखो, द टाउन वॉज इवैक्यूएटेड, क्या लिखा है देखो, द टाउन वॉज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएशन क्या होता है आपको पता है, इवैक्यूएशन होता है किसी जगह को खाली करवाना, है ना, टाउन को खाली करवा ले तो क्या लिखेंगे, इवैक्यूएटेड। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, क्या टाउन किसी को खाली करवाएगा क्या, नहीं सर, टाउन को तो खाली किया गया खुद को ही, किसके द्वारा, किसी के भी द्वारा किया गया हो, सरकार ने ऑर्डर दिए हो, लोगों ने करवा दिया हो, पुलिस ने करवा दिया हो, किसी ने भी करवा दिया हो, बट द टाउन वाज इवैक्यूएटेड, टाउन को तो खाली किया गया था। टाउन खुद किसी को खाली नहीं करता है, टाउन को खाली किया गया था, इस बात का मतलब ये है कि किसी और के द्वारा, इस बात का मतलब ये है कि ये सेंटेंस पैसिव में लिखा हुआ है। ठीक है सर, मैंने तो आपको थोड़ा सा सिखाया पैसिव में। ठीक है सर, दूसरी बात देखो, आप इसको कैसे पहचान सकते हो, मैंने आपको शुरू में एक वर्ब पढ़ाई थी, BEB, मैंने आपको बताया था बी की किसी भी फॉर्म के बाद वर्ब कैसी आती है, आईएनजी फॉर्म में आती है। बी की फॉर्म कौन सी होती है,
इज, एम, आर और बी खुद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कौन होती है, वॉज, वर, थर्ड फॉर्म होती है बी, डब्ल्यू एंड बी। और इन सब के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, V1 ING। क्या यहाँ पे लिखा है, क्या नहीं लिखा है ना। देखो इनके साथ V1 ING पता है कब लिखा जाता है, जब सेंटेंस एक्टिव में होते हैं तब, क्योंकि पैसिव में तो हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको याद ही नहीं रखना, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर ये सेंटेंस एक्टिव में होता तो वॉच के साथ यहाँ ING फॉर्म लिखी होती, और वॉच के साथ ING फॉर्म नहीं लिखी है। इस बात का मतलब ये है कि सेंटेंस पैसिव में लिखा हुआ है। ठीक है सर, पैसिव में लिखा है यानी कि कस्बे को, टाउन को, शहर को खाली करवाया गया था किसी के भी द्वारा। द टाउन वॉज इवैक्यूएटेड, ये मैंने आपको इतना समझाया, वो तो वैसे ही समझा दिया, बट एरर निकालना तो बहुत आसान है कि वॉज लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वॉज भी तो पास्ट में शुरू हो गया, तो सेंटेंस आगे भी किस में चलेगा, पास्ट में। ठीक है सर, आगे देखो, बिफोर द हैरिकेन हिट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हिट लिखा है, हिट, HIT हिट, क्या ये हिट सही है, क्या ये हिट सही है, हिट मतलब सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, क्या है बताओ। आप बोलोगे कि सर ये हिट तो पता नहीं क्या फॉर्म है। एक बात बताओ, हिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिट की सेकंड फॉर्म हिट ही होती है। हिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिट ही होती है। हिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हिट ही होती है। तीनों फॉर्म कैसी होती है, हिट हिट हिट। ठीक है सर, तो सर फिर कैसे पता चलेगा कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड है, पता चलेगा। देखो आपको बताता हूं, अगर ऐसा लिखा है, अब देखो ये हैरिकेन क्या लिखा है, सिंगुलर। एक बात बताओ, अगर ही लिखा है और ही के बाद हिट लिखा है, इसका मतलब हिट कौन सा है, ये हिट है सेकंड फॉर्म। ठीक है सर, क्यों, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती ना तो हिट्स लिखा होता, क्या लिखा होता, हिट्स। जैसे देखो ही प्लेज होता है, क्या होता है, ही प्लेज, है ना, ही प्ले तो नहीं होता है। वैसे देखो अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो क्या लिखा होता, हिट्स। अरे सेकंड फॉर्म है तो क्या लिखा, हिट। अब यहाँ पे क्या लिखा, हिट अकेला, क्योंकि हैरिकेन सिंगुलर है, सिर्फ लिखा हिट, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस क्या है, सही है। देखो ये सेंटेंस जानबूझ के मैंने थोड़ा सा टफ डाला था ताकि आप चीजें भी, यार बहुत सिंपल सिंपल थोड़ी ना सीखना है, टफ भी तो सीखना है। ठीक है, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है। द टाउन वॉज इवैक्यूएटेड बिकॉज द हैरिकेन हिट, हैरिकेन ने हिट किया था इसलिए शहर को खाली करवा लिया गया था। मतलब समुद्र किनारे शहर होते हैं, उनमें हैरिकेन, जब अमेरिका में तूफान आता है तेज, तो उन शहरों को खाली करवा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, बस वही लिखा हुआ है। अगला देखो, द जज आस्क्ड द मैन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट, क्या लिखा है देखो, द जज आस्क्ड द मैन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट, फिर क्या लिखा है, कंटेन। अब देखो आस्क्ड है, हैड लॉस्ट है, तो कंटेन थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा, कंटेन्ड। द बैग ही हैड लॉस्ट, कंटेन्ड जो भी लिखा है ना 2000 रुपीज, बस सिंपल सा इतना। अब देखो आप, ये क्लास काफ़ी हो गई आज ना, क्योंकि आज वो भी तो आपको बहुत समझाया मैंने कि क्या है क्या नहीं है कोर्स, ये सब कोर्स के बारे में बताया, फिर आपको ये सब समझाया। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ वो कि ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसके बारे में, और ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है जब मैंने इस कोर्स के बारे में बात की है। मैं आगे से कभी इस कोर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है, जब मैं कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं मेरा कोर्स के बारे में बताने आया हूँ, तो कोर्स के बारे में ही बताऊंगा, और जिस दिन मैं पढ़ाने आया हूँ मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा आपको। यानी कि अब अगली क्लासें जो पढ़ाने की होगी उनमें मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि कोर्स, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता खुद को कि चलती क्लास के बीच में मैं कोर्स बेच रहा हूँ, या ये सब मुझे नहीं करना। ठीक है, आपको सही लगे आप देख लेना, आप अपने हिसाब से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे आपको आगे की क्लासें डेली मिलती रहेगी। ठीक है, चले आगे, तो ठीक है जी। अब आप मतलब अब कल आपको क्लास मिल जाएगी आगे की, और अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे हो गए हैं। अब वो मुझे अपलोड भी तो करना है ना, इसको वो भी सब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया, 1 मिनट रुको, देखो एक लास्ट है ना। अब देखो आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सीधा सीधा आपको लिखना है RJS इंग्लिश। ठीक है, ये आपके फायदे की चीज़ है, ये मैं 10 बार बोलूँगा। हाँ, कोर्स के बारे में नहीं बोलूँगा, बट ये मतलब इसके लिए भी बोल सकता हूँ आपको। फिर देखो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपको लाइक जरूर करना है, क्योंकि यार देखो आप इंसान होता है ना, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे आपको कुछ भी नहीं, मुझे आप फोन करके ये भी बोल दोगे ना कि सर मेरे पास नहीं है पैसे, मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं मतलब एक बार भी नहीं सोचूंगा कि यार कोई बात नहीं, बच्चा नहीं दे सकता, कोई बात नहीं। मतलब आप अगर देखोगे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे, मैं APU मेंस के बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैं बिना कुछ लिए भी मैं खूब मदद करता रहता हूँ। ठीक है, तो वो कोई मैटर नहीं करता है, बट आप लाइक करो, है ना। मैं ऐसे भी नहीं करा आप लाइक करके जाओ, जरूर लाइक करके जाओ, ऐसा भी नहीं करा। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप डिसलाइक करके जाओ, कम से कम मुझे मेरा फीडबैक पता तो चले ना कि मैं मतलब खुद भी मैं कितना पानी में, मुझे पता तो चले। ठीक है, और देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थोड़े मतलब मुझे ऐसे थोड़ा अच्छा सा लगता रहता है कि चलो ठीक है, कुछ लोग देख रहे हैं, कम से कम फीडबैक जो भी है लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे पता चलेगा, कमी होगी तो मैं सुधार लूंगा। ठीक है, और देखो दूसरी बात ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप, जो मैंने पहले भी वीडियो डाला था ना, मैंने इतना बोला था कि आपको कोई भी डाउट हो, कुछ हो तो आप कमेंट जरूर करना। आप कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे कि आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप कमेंट जरूर करना। आपको कमेंट जरूर करके, मतलब जो भी आपको कमेंट जरूर करना इस वीडियो के नीचे, क्योंकि वो कमेंट से ही पता चलता है कि यार वास्तव में क्या चीज़ें सही है या नहीं है। क्योंकि बाकी तो कौन बच्चा किसको कहता है, आप लोग
लोग भी खूब बिजी हो अपनी पढ़ाई में ना। तो बस ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद एक मिनट का टाइम लगेगा, 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट, आप इसके नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है जी, जय हिंद आप सभी को, धन्यवाद, गुड नाइट आप सबको ना। अभी मैं बस वीडियो अपलोड कर देता हूँ।